साथियों, मेरा नाम भार्गवी है। मैं नौजवान भारत सभा से जुड़ी हुई हूँ। आज के इस परिचर्चा में आपका स्वागत है। और इस परिचर्चा का विषय है एनजीओ के पीछे की राजनीति क्या है और एनजीओ असल में किसकी सेवा करती है। आज समाज में हम देख सकते हैं कि ऐसे कई सारे युवा है जो समाज में फैले कई तरह के अन्यायों को, असमानताओं को मिटाना चाहते हैं और उसके लिए काम करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। लेकिन ये एनजीओ में काम करने का रास्ता चुनते हैं। पर क्या इन एनजीओ के वजह से सचमुच कुछ बदलाव हो सकता है या हो रहा है? जो भी हमें दिखाई देता है इन एनजीओ के काम के वजह से, क्या उसे हम सही मायने में बदलाव मान सकते हैं? इन सवालों पर बात रखने के लिए आज हमारे साथ साथी सुप्रीत है। सुप्रीत 2020 में टिस से एमए सोशल वर्क कर चुके हैं और तब से 7 सालों से वो जन आंदोलनों के साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल वो मुंबई यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में मास्टर्स भी कर रहे हैं। सुप्रीत, आप शुरू कर सकते हैं अपनी बात। हिंदी और इंग्लिश प्रेजेंटेशन जो पीपीटी है वो इंग्लिश में है और मैं बात हिंदी में रखना चाहूँगा। बीच बीच में इंग्लिश और हिंदी मतलब स्विच करते रहूँगा, तो होपफुली बहुत दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, भार्गवी बता देगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एनजीओस के बारे में जो आम समाज में समझदारी है, कोई अमन ने अपना हाथ उठाया है, क्या वो गलती से है या आपको कोई सवाल है? गलती से हुआ है वो। ओके, थैंक यू। तो जो आम समाज में एनजीओ पर जो धारणाएं हैं वो ये है कि ये कुछ भले मानस नेक दिल लोग हैं जो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। चलो, कुछ तो कर रहे हैं ये लोग, मतलब जो ही बीच पे जाके कचरा उठा रहे हैं या फिर कुछ भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चलो कुछ तो कर रहे हैं। और दो तरह की धारणा है, एक प्रो गवर्नमेंट है, एक एंटी गवर्नमेंट है। और जो प्रो गवर्नमेंट लोग हैं वो यही कहते हैं कि क्या तुम लोग आंदोलन आंदोलन हर बार सरकार मुंह खोलती है तो तुम लोग आंदोलन छेड़ देते हो। सिर्फ आंदोलन से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। सरकार और इतनी आबादी है, ये आबादी का आर्गुमेंट हमेशा दिया जाता है कि इतनी आबादी है, 145 करोड़ लोग हैं, सरकार हर कुछ करेगी क्या? तो आप खुद से कुछ करो, है ना, खुद से कोई कंपनी खोलो, कोई एनजीओ खोलो, लोगों की सेवा करो। तो ये एक प्रो गवर्नमेंट स्टांस आपको मिलता है। और एक जो एंटी गवर्नमेंट लोग होते हैं वो भी बोलते हैं कि चलो ठीक है, मतलब आंदोलन करना चाहिए, आप क्रांतिकारी आंदोलन में हो, जो है आप करो, प्रोटेस्ट करो, लेकिन क्रांति का इंतजार करते तो नहीं बैठ सकते। एक मेरी प्रोफेसर थी टेस्ट में, प्रोफेसर विभूति पटेल, जिन्होंने एक बार क्लास में ये कहा कि मैंने ये रियलाइज किया कि मैं क्रांति का इंतजार करते हुए नहीं बैठ सकती, मुझे अभी कुछ करना है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो ये बोलता है कि सुप्रीत तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और करना चाहिए, लेकिन अभी जो लोग भूखे मर रहे हो उनके बारे में क्या, अभी जो लोग सफर कर रहे हो उनके बारे में क्या? तो ये भी एक धारणा है। और अक्सर माँ बाप, अगर आप आंदोलन में हो, अगर आप एक्टिविस्ट हो, तो माँ बाप हो या आपके दोस्त हो, वो यही बोलते हैं कि ठीक है तुम समाज के लिए कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पेट के बारे में क्या? जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारी भी तो कुछ कमाई होनी चाहिए, कोई घर होना चाहिए, परिवार होना चाहिए। तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि सिर्फ आंदोलन करने के बजाय किसी एनजीओ में काम कर लो, सामाजिक बदलाव भी हो जाएगा, सैलरी भी मिल जाएगी। तो कई सारे लेफ्टिस्ट भी या तो एनजीओ के खिलाफ बात नहीं करते, मतलब टिस जैसा इंस्टीट्यूट जो मतलब पूरे देश भर के एनजीओस के लिए एक रिक्रूटिंग एजेंसी की तरह काम करता, वहाँ पर सीपीएम का यूनियन पीएसएफ काम करता, और पीएसएफ ने कभी एनजीओ के खिलाफ कोई बात नहीं की है, मतलब जब से मैं इनको जानता हूँ। और पीएसएफ का पूरा कैडर ग्रेजुएट होकर अलग अलग एनजीओस में काम करता है, या तो वो पीएचडी करता है, मतलब हायर स्टडीज के लिए जाता है, या फिर एनजीओस में जॉब करता है। तो एक पीएसएफ की नेता ने मुझे यही बोला था कि मैं मूवमेंट पे रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, इसीलिए मैं एक एनजीओ ज्वाइन कर रही हूँ करके। और ये भी है कि चलो ये लोग सिस्टम को नहीं समझते हैं, ये लोग कैपिटलिज्म को नहीं समझते हैं, लेकिन कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, नेक दिल इंसान है। तो
ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर यही सच है, अगर सब कुछ ठीक है, तो फिर एनजीओ से दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत ये है कि हम लोग एनजीओस के काडर पर, मतलब एकदम जो निचले स्तर पर काम करने वाले ईमानदार लोग हैं, उनको देखकर हम अपना जजमेंट बना रहे हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं, कोई पहचान के लोग हैं जो इस तरह के एनजीओस में काम करते हैं, जिनको हम जानते हैं कि वो अच्छे लोग हैं, वो कोई बुरे लोग नहीं है, और हम उनको देखकर जजमेंट बनाते हैं कि चलो ये एनजीओ कुछ तो ठीक कर रहा है करके। लेकिन ये है कि कोई भी सिस्टम जितना भी दमनकारी हो, वो तभी टिक सकता है जब ग्राउंड लेवल पर कुछ ईमानदार लोग कुछ मतलब नेक काम कर रहे हो। मतलब आज आप देखिए, कितना भी आरएसएस जैसे संगठन के भी अगर आप एकदम निचले स्तर पर उनके काडर पर देखोगे, तो आपको कई सारे ईमानदार लेकिन बेवकूफ लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि नहीं नहीं, आरएसएस तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस बहुत मदद करता है, आरएसएस ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है, आदिवासी इलाकों में जाके बच्चों को पढ़ाता है, तो आरएसएस तो अच्छा है। तो ऐसे ईमानदार लोग आपको हर ऐसे सिस्टम में मिल जाएंगे, और इन ईमानदार लोगों की वजह से ही वो सिस्टम टिका हुआ रहता है। तो इस एकदम निचले स्तर पर काम करने वाले एक काडर लेवल की ईमानदारी से आप सिस्टम को जज नहीं कर सकते, सिस्टम का ओपिनियन नहीं बना सकते। और ये एनजीओ कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। ये दुनिया के हर देश में फैला हुआ है, हर एक शहर में फैला हुआ है, हर एक गांव में आपको कोई ना कोई एनजीओ मिलेगा। ये हमारे सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हमारे सामाजिक और राजनीतिक ढांचे का हिस्सा है, जो आर्थिक नीतियां बनती है। आप इस बार के बजट में भी देख लीजिए, एनजीओस के साथ सरकार अपनी सारी योजनाएं एनजीओस के साथ कोलैबोरेशन में इंप्लीमेंट करती है, और उनके लिए विशेष अनुदान दिया जाता है। एनजीओस डिमांड करती है कि आप अनुदान बढ़ाओ, क्यों, वरना हम काम नहीं कर सकते। आप बिल एंड मेलिंडा गेट्स जैसे एनजीओ को देख लीजिए, फाउंडेशन को देख लीजिए, जो पूरे देश की पब्लिक हेल्थ पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये यूनिवर्सिटीज में कौन से डिपार्टमेंट खोले जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाया जाता है, इस पर भी एनजीओ की काफी सारी पकड़ है। वुमेन स्टडीज से लेकर दलित स्टडीज से लेकर तमाम कोर्सेस फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन के ग्रांट्स पर चलते हैं। कुछ 30-35 लाख के करीब ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। इस पर डेटा बहुत वेरी करता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग एस्टिमेट्स है। कुछ 2 से 4 करोड़ के बीच में इनके एम्प्लॉइज है। 2% ऑफ द जीडीपी, एक रिपोर्ट था सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कोalition का, ये कहते हैं कि 2% ऑफ द जीडीपी ये एनजीओ सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हम इनको अरे कुछ अच्छे लोग हैं जो कहीं पर काम कर रहे हैं, इस तरह से नहीं देख सकते। ये काफी एक बड़ा एंटरप्राइज है जो पूरे विश्व स्तर पर फैला हुआ है, जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक ढांचे का हिस्सा है। और इसीलिए इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये किस तरह से फैले, और ये किस तरह से काम करते हैं इस पूंजीवादी व्यवस्था में, उनका पोजीशन क्या है, उनका रोल क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। मुझे जब मैं कॉलेज में था तो एक रिसर्चर ने बताया था कि एक अच्छा टॉक वो होता है जिसमें कंक्लूजन जो है पहले 5 मिनट या 10 मिनट में दे दिया जाए, ताकि अगर कोई बोर हो तो वो कम से कम उस टॉक का एसेंस और कंक्लूजन उसको याद रहे। तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई बोर ना हो, लेकिन ये इस टॉक का कंक्लूजन है कि एनजीओस का काम क्या है। एनजीओ सरकार की जवाबदेही को छुपाने का काम करते हैं, और जो नव उदारवादी आर्थिक ढांचा है उसको और सुदृढ़ करने का काम करते हैं, उसको और बढ़ावा देने का काम करते हैं। और वो इस प्रक्रिया में अक्सर कई लेफ्ट मूवमेंट की भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल्स पावर, एम्पावरमेंट, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो असल में नव उदारवादी नीतियों को ही लागू कर रहे हैं। और किसी का माइक, चलो ठीक। जो दूसरा कंक्लूजन है वो ये है कि वो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करते हैं। जब भी लोगों का गुस्सा फूटने लगता है, ये एनजीओस उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लोगों के आंदोलन को एक लीगलिस्ट रिफॉर्मिस्ट ढांचे में, कानूनी दायरे में उसको सीमित करने का काम करते हैं, संवैधानिक दायरे में उसको सीमित करने का काम करते हैं, और लोगों की गुस्से को फूटने से रोकते हैं, लोगों के आंदोलन को और व्यापक होने से रोकते हैं। और इसके साथ क्रांतिकारी आंदोलन को तोड़ने का, उसका दिशा भ्रम करने का काम करते हैं, सिर्फ जमीन पर नहीं, एक एकेडमिक लेवल पर भी उनके तमाम थियरीज से, पोस्ट मॉडर्निस्ट थियरी से, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के काम से, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को कमजोर करने का काम करते हैं। और
सॉरी, वो अंडर द गाइस ऑफ क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, वो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। रोजगार बनाने का झांसा देकर कई सारे एनजीओस उसी तरह का शोषण करते हैं जो कोई भी पूंजीवादी एंटरप्राइज करता हो। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स बाद में दूंगा कि जिस तरह से आम पूंजीवादी एंटरप्राइजेस मजदूरों का शोषण करते हैं, उसी तरह से एनजीओस भी आजकल करने लगे। और फिर जो पांचवा कारण है ये कि एनजीओस बहुत रिसर्च भी करते हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स करूंगा। I'm sure many of you have seen a lot of reports which these NGOs keep publishing. For example, Pratham keeps publishing its annual survey of education report. There are so many other reports which they keep publishing. They perform a valuable function. They provide data for capitalist companies which help them plan their next move. So they function as intellectual spies in a sense. For example, if Adani wants to build a complex tomorrow in some slum in Jogeshwari, what he will do is he will ask some NGO to prepare a report of the socio-economic conditions of the people, the kind of, what class they're in, the sanitation facilities and so on. And using that information, he will put forward his plan for redevelopment of that region. और इसके भी हम कुछ उदाहरण देखेंगे। तो मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ और एक मैथमेटिशियन थे ऑनरी पॉइंकरे, जो कहा करते थे कि अगर आपको कोई भी विषय समझना है तो सबसे पहले उसका इतिहास समझना चाहिए। तो सोशल वर्क और एनजीओस आज क्या रोल निभाते हैं, उनकी राजनीति क्या है, ये समझने के लिए उनके इतिहास को समझना जरूरी है। और दरअसल सोशल वर्क की कॉलेजेस में जब सोशल वर्क का इतिहास समझाया जाता है तो उसमें काफी सारी बकवास चीजें होती है। एक किताब है ग्रेस मैथ्यू का इंट्रोडक्शन टू केस वर्क करके, जो इसमें भी पढ़ाया जाता, जिसमें सीधा मतलब केस वर्क के इतिहास को या सोशल वर्क के इतिहास को वैदिक एज तक ले जाया जाता है। और ये हालांकि यहाँ तक भी कहा गया है कि गौतम बुद्ध सबसे पहले केस वर्कर थे, क्योंकि उन्होंने किसी वेश्या का मन परिवर्तन किया था। तो इस तरह के तमाम अपसर्ड चीजें आपको सोशल वर्क के किताबों में मिलेंगी। तो मुझे तो लगता है कि ये गलत है, और कोई वैदिक एज में जो दान का जो कॉन्सेप्ट था वो मतलब सामंती व्यवस्था की शुरुआत में गरीबों की सेवा करो, सभी को अपने हक अधिकार मिलने चाहिए, मतलब सभी को पानी का अधिकार मिलना चाहिए, या इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई वॉलंटरी सर्विस नहीं करता था। तो वो जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, आप उसको सोशल वर्क कहना मुझे काफी बेवकूफी भरी चीज लगती है, इसलिए वो तो मैं सही नहीं मानता। तो सोशल वर्क की शुरुआत हम कहाँ से कह सकते हैं? तो जो बाकी लिटरेचर है उसको देखकर यही लगता है कि सोशल वर्क की शुरुआत क्रिश्चियन मिशनरीज से ही हम बोल सकते हैं कि वो जिस तरह का काम करते थे, स्कूल्स का काम, हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश किए थे क्रिश्चियन मिशनरीज कई सारी जगहों पर। तो ये एक्चुअली सोशल वर्क के डेफिनेशन में बैठता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो बस एक अनसेल्फिश मोटिव से, हालांकि अगर आप ये भी, इवन इफ यू कंसीड द फैक्ट कि वो धर्म, काफिरों तक धर्म लाने का काम कर रहे थे, सिविलाइजेशन लाने का काम कर रहे थे, अगर आप ये भी मानो, तो क्या उतना ही उनका ऑब्जेक्टिव था कि क्रिश्चियनिटी फैले, लोग जो है अच्छी जिंदगी जिए, सही जिंदगी जिए? क्या बस इस ऑब्जेक्टिव से वो काम कर रहे थे? और जब आप डेटा देखोगे, जब उनके बारे में पढ़ोगे, तो आपको समझ में आता है कि नहीं, वो एक बस धर्म हमेशा की तरह एक एक्सक्यूज रहा है। धर्म के पीछे आर्थिक, मतलब धर्म का इस्तेमाल आर्थिक कारणों के लिए किया गया है। और वो आर्थिक कारण क्या है? इंटेलिजेंस गैदरिंग। यूरोप, तमाम यूरोपीय देशों को, अमेरिका को जब किसी भी कॉलोनी में जाना होता था तो वो सबसे पहले वहां पर मिशनरीज को भेजते थे। और डेविड लिविंगस्टन और हेनरी मॉर्टन स्टैनली जैसे लोग जो अफ्रीका में गए और मिशनरी एक्टिविटी शुरू की, उन्होंने वहाँ के डिटेल्ड मैप्स बनाए और वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी, वहाँ के कल्चर के बारे में जानकारी सब सिस्टमैटिकली लिखा। और इसी के आधार पर वहाँ का कॉलोनाइजेशन एक सिस्टमैटिक तरीके से
जा पाए। ये आपको तमाम देशों में इनके उदाहरण मिलेंगे। जब इंग्लिश मिशनरीज चाइना में गए तो भी उन्होंने वही किया, इंटेलिजेंस गैदरिंग करने का काम किया। जब ओपीएम वॉर हुआ तब वो इंग्लिश गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच में मीडिएशन करने का काम करते थे। और और वो खुले तौर पर मिलिट्री इंटरवेंशन की डिमांड करते थे, ये बोल के कि क्रिश्चियंस का दमन हो रहा है चाइना में, इंग्लिश सरकार को वहां पर मिलिट्री भेजनी चाहिए ताकि क्रिश्चियनिटी को प्रोटेक्ट कर सके। और दूसरा ये हम सभी को पता ही है कि जो मिशनरीज भारत में काम करते थे उनका ऑब्जेक्टिव मतलब बस बच्चों को पढ़ाना नहीं था, एक मिडिल क्लास तैयार करना था, जो वो मैकॉले का फेमस कोट है कि जो वैसे शरीर से तो वो भारतीय है लेकिन वो दिमाग से अंग्रेज है, और वो मतलब क्लर्क बनने का काम करेगा। वो एक मिडिल क्लास जिसकी इंग्लिश, एक एजुकेटेड मिडिल क्लास जिसकी इंग्लिश गवर्नमेंट को जरूरत थी, वो मिडिल क्लास और उस मिडिल मतलब उस विचारधारा वाली मिडिल क्लास को पैदा करने का काम मिशनरीज ने किया। और उसके साथ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में भी मिशनरीज ने मदद की। तमाम लैटिन अमेरिकन देशों में, अफ्रीकन देशों में मिनरल्स कहाँ हैं, रिसोर्सेस कहाँ हैं, ये सारा गवर्नमेंट को बताने का काम मिशनरीज ने किया। मिशनरीज के पास, चर्च के पास अक्सर बहुत बड़ी तादाद पर ज़मीनें होती थी जहाँ पर मजदूरों से काम करवाया जाता था, और काम करवाने के बाद उनको क्रिश्चियन वैल्यूज का पाठ पढ़ाया जाता था कि किस तरह से मेहनत करना है और सैक्रिफाइस के आधार पर मतलब आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह का काम मिशनरीज करते थे। मतलब धर्म एक एक्सक्यूज था, इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, वो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करते थे, वो इनडायरेक्टली और कई बार डायरेक्टली इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में मदद करते थे। इसके बाद जो जर्नी है, जो सबसे पहला एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको कहा जा सकता है तो वो है रेड क्रॉस। तो 1864 में एक स्वीडिश बिजनेसमैन हेनरी डुरांट के नाम से उसने रेड क्रॉस की स्थापना की। और कोई तो युद्ध था जिसमें उसने सोल्जर्स की हालत को देखी और उसको बहुत बुरा लगा, और उसका ये कहना था कि युद्ध कोई भी कारण से हो, मतलब इतनी बुरी हालत लोगों की नहीं होनी चाहिए, और उसके दिल को बहुत दुख पहुंचा। तो बोला कि एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कि कोई भी युद्ध हो वो न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन जाए, उन सोल्जर्स को वो फ्रंट लाइन से बाहर निकाल के किसी सेफ जगह पर ले आए और उनकी मरहम पट्टी करे, उनको ट्रीटमेंट दे, ताकि वो सही सलामत रहे, और उनको पैकेजेस पहुंचाने का काम करे, खाना कपड़े वगैरह पहुंचाने का काम करे। तो इस तरह का एक न्यूट्रल मानवतावादी संस्था था रेड क्रॉस। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जब इस पर एक रिपोर्ट लिखा तो उन्होंने एक्चुअली कहा कि रेड क्रॉस ने दरअसल युद्ध में जो तबाही होती है उसको ज्यादा सस्ता बना दिया है, क्योंकि अभी सरकारों को, तमाम देशों के सरकारों को अपने सोल्जर्स के ट्रीटमेंट पर खर्च करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रेड क्रॉस फ्री में कर रहा है। तो इट हैज मेड इट इजियर फॉर गवर्नमेंट्स टू एंगेज इन लॉन्गर वॉर्स। तो उन्होंने कहा युद्ध रोकने पर आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप सच में, अगर आपका सच में दिल दुख रहा है लोगों के दर्द से, तो आप युद्ध रोकने पर फोकस करो, अपने सरकारों के साथ लॉबी करो कि युद्ध नहीं होनी चाहिए, और आप उल्टा मतलब युद्ध छेड़ना और ज्यादा सस्ता कर रहे हो। ऐसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्रिटिक था। सोशल, जिस तरह से हम आज ज्यादातर एनजीओस को जानते हैं, समझते हैं, उनकी शुरुआत दरअसल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में होती है। औद्योगिक क्रांति जो 18वीं सदी के उत्तरार्ध से शुरू होती है और 19वीं सदी की शुरुआत तक वो अपने चरम पर पहुंच चुकी होती है। तो यहाँ पर काफी सारे लोगों को पता होगा कि औद्योगिक क्रांति में स्थितियां क्या थी। लोग एकदम जिस तरह की झोपड़पट्टियों में रहते थे वो आज के झोपड़पट्टियों से कई ज्यादा खराब थी, और गटर का पानी सड़कों पर बहता था, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई सरकार का कोई सरोकार नहीं था वहां से, और बड़ी तादाद में बेरोजगारी, नशाखोरी, अपराध, ये सारे मामले थे। और यहाँ पर सैकड़ों चैरिटीज भी इसी समय काम करने लगे। और ऑक्टेविया हिल और रेवरेंड हेनरी सॉली दो लोग थे जिनका ये कहना था कि इतने सारे चैरिटीज हैं, इतने सारे लोग अलग अलग चीजों पर पैसा डाल रहे हैं, इससे इतना पैसा बर्बाद हो रहा,
और वो बर्बाद हो रहा है क्योंकि आप उन लोगों को पैसा दे रहे हो जो आपसे पैसा लेकर वो दारू पे खर्च करेंगे, या वो मतलब कहीं ब्रोथल में जाके खर्च करेंगे, या फिर उनके मॉरल्स ठीक नहीं है। तो जब तक आप उनके मॉरल्स को ठीक नहीं करोगे, उनका कोई सुधार नहीं हो सकता। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके मॉरल्स तो बिल्कुल मतलब उनको सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उन्होंने बोला कि गरीबों के बीच में एक डिजर्विंग पुअर और अनडिजर्विंग पुअर, एक योग्य गरीब और अयोग्य गरीब का फर्क करना चाहिए, और हमें योग्य गरीबों को जो है फंडिंग देनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो वो ये जो कोट है वो जरूरी है कि पॉवर्टी कुड बी एलिविएटेड थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, मॉरल अपलिफ्ट एंड सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भरता, उनके नैतिक मूल्यों को ऊपर ले आओ, उनकी नैतिकता पर काम करो, तो गरीबी अपने आप चली जाएगी। वो गरीब इसीलिए है क्योंकि उनके अंदर सही मॉरल्स नहीं है, सही प्रैक्टिसेस नहीं है। तो हम लोग जाके गरीबों को सिखाएंगे कि कैसे जीना है, कैसे पैसे बचाने हैं ना। गरीब ऑब्वियसली गरीब है क्योंकि उनको पैसे बचाने नहीं आता। जो अमीर लोग हैं वो तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत पैसा बचाते हैं। तो ऐसा ऑक्टेविया हिल का कहना था। और ऑब्वियसली इसमें जो मजदूर हड़ताल कर रहे हैं वो तो अयोग्य गरीब या अनडिजर्विंग पुअर की कैटेगरी में आते थे। वो तो लड़ाई कर रहे हैं जबकि उनको मेहनत करके काम करना चाहिए। तो उनको कोई चैरिटी, ऑक्टेविया हिल का साफ मानना था कि उनको कोई चैरिटी नहीं मिलनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे ऐसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, वैसे इसकी शुरुआत लंदन में हुई लेकिन ये अमेरिका में भी फैला, और पूरे जितने भी इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे वहां पर ऐसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज फैली। यहाँ पर एक किताब है, इस किताब का अनुवाद, इस पैराग्राफ का अनुवाद मेरे पास होगा। सॉरी, एक मिनट। हाँ, बुर्जुआ वर्ग का एक हिस्सा इसलिए सामाजिक व्यथाओं को दूर करना चाहता है ताकि बुर्जुआ समाज को बरकरार रखा जा सके। अर्थशास्त्री, परोपकारी, मानवतावादी, श्रमजीवी वर्ग की हालत सुधारने के आकांक्षी, दीन सहायता संगठक, पशु निर्दयता निवारण समाजों के सदस्य, दारूबंदी के दीवाने, हर कल्पनीय प्रकार के अनजान सुधारक इसी श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा इस तरह के समाजवाद का पूरी की पूरी पद्धतियों के रूप में विशदीकरण कर दिया गया है। इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेता हूँ। A part of the bourgeoisie is desirous of redressing social grievances in order to secure the continued existence of bourgeois society. To this section belong economists, philanthropists, humanitarians, improvers of the conditions of the working class, organizers of charity, members of societies for the prevention of cruelty to animals, temperance fanatics, hole and corner reformers of every imaginable kind. This form of socialism has moreover been worked out into complete systems. यहाँ पर अच्छा, जितने लोग हैं यहाँ पर, कोई बता सकता है कि ये कौन सी किताब है, कहाँ से ये पैराग्राफ लिया गया है? जहाँ तक मुझे मालूम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से है। और मार्क्स कह रहे हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है उनका एक हिस्सा है जो पूंजीपतियों को बरकरार रखते हुए पूंजीवादी समाज के जो भी तमाम खराब चीजें हैं उनको हटाना चाहता है, लेकिन पूंजीपति वर्ग और पूंजीवादी समाज को बरकरार रखना चाहता है। बस उसके जो सिम्पटम्स हैं वो हटाना चाहते हैं। तो इसमें जो ऑर्गेनाइजर्स ऑफ चैरिटी की बात हुई है, ये वही चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है जिनकी हम बात कर रहे थे, जो डिजर्विंग पोर और अनडिजर्विंग पोर में डिफरेंशिएट करके बोलते हैं कि हम डिजर्विंग पोर को चैरिटी देंगे और इस तरह से उनको गरीबी से ऊपर उठाएंगे। तो ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज कैसे काम करते थे? कई सारे अपर क्लास महिलाएं थी जिनको ये सारी गरीबी देखकर बहुत दुख होता था कि ये गरीब ठीक से जीते क्यों नहीं है, इतनी खराब हालत में क्यों जीते हैं। तो वो लोग इस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज के मेंबर बने और ये लोग जाते थे फ्रेंडली विजिट्स के लिए, और इन फ्रेंडली विजिट्स में ये मजदूरों के घर जाते थे और देखते थे कि ये मजदूर कैसे जी रहे हैं, अपने इन्होंने जो पैसा दिया उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको एडवाइस देते थे। और एडवाइस देकर अपने नोटबुक में ये नोट करते थे कि इनका आगे का प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्या इनको और पैसे देने चाहिए, इनसे किस तरह से बात करनी चाहिए,
या फिर क्या इनको एड से कट कर देना चाहिए, क्या इनके सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह का काम ये चैरिटीज करते थे। और लेकिन जैसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज फैलने लगे, ऐसे सैकड़ों चैरिटीज बनने लगे, तो बहुत लोगों की जरूरत हुई और इतने वॉलंटियर्स नहीं थे, तो इसीलिए पेड वॉलंटियर्स हायर होने लगे। और अभी जो पेड वर्कर्स थे वो ज्यादातर मिडिल क्लास से आते थे, और यही क्योंकि वो इंडिविजुअल केसेस के तौर पर उनको देखा जाता था, हर एक मजदूर एक केस था, तो इनको केस वर्कर्स का नाम दिया गया। अब ये इतने सारे आपके पास पेड वर्कर्स हैं, तो ऑक्टेविया हिल और सारे लोग जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी चलाते थे, उनका मानना था कि कोई तो एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग होनी चाहिए इन सारे वर्कर्स के लिए। और इस ट्रेनिंग के लिए सबसे पहला स्कूल ऑफ सोशल वर्क खुला गया 1898 में, जो आज कोलंबिया स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से जाना जाता है। 1900s मतलब 20वीं सदी की शुरुआत में बड़े फाउंडेशंस, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना होती है, जो इन सारे जिनका भी एक्चुअली मकसद यही होता है कि इतने सारे चैरिटीज है, इतना सारा पैसा जा रहा, इन सभी को सिस्टमेटाइज करने का कोई तरीका होना चाहिए। तो रॉकफेलर फाउंडेशन कहता है कि उसका मकसद है एक बड़ा फाउंडेशन स्थापित करना जो सारे चैरिटीज को पैसा देगा और सारे चैरिटीज पर निगरानी रखेगा। और उस फोर्ड रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन भी उसी के साथ तो उसकी स्थापना होती है। तो इनके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक बड़ा नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि इनके पास बहुत सारा पैसा है और उस पैसे का कुछ तो किया जाना चाहिए। आप लोग अक्सर आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में कि वॉरेन बुफे ने अपनी संपत्ति का 90% डोनेट कर दिया, मार्क जकरबर्ग ने अपनी संपत्ति का 95% डोनेट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने 95% किसी चैरिटी को दे दिया, इसका मतलब ये है कि उसने अपना 95% जो भी स्टॉक्स है, क्योंकि ज्यादातर पैसा तो स्टॉक्स में ही होता है, वो एक फाउंडेशन के नाम कर दिया। तो वो अपना 100% भी पैसा है किसी फाउंडेशन के नाम पर कर सकता है। और अमेरिका का कानून ये बोलता है कि आपको मिनिमम कम से कम 5% उस अमाउंट का जो है डिसबर्स करना चाहिए आपको, जिस मकसद से आपने फाउंडेशन खोला है। तो वो अपनी पूरी संपत्ति किसी फाउंडेशन में डालते हैं और 5% किसी एनजीओ को या किसी चैरिटी को देते हैं और बाकी पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं। तो आज भी अब देखिए रिलायंस फाउंडेशन हो या फिर टाटा ट्रस्ट हो, ये बड़े बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये सारे फाउंडेशंस, दीस आर इन फैक्ट अ वेरी profitable way, very convenient way to avoid tax and make sure that your wealth keeps on increasing at a steady rate. तो फाउंडेशन किसी भी पूंजीपति के लिए काफी फायदेमंद है, बड़े पूंजीपति के लिए। और इसके साथ फाउंडेशंस को कई सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन भी बनाने पड़ते हैं। आप कोई भी चैरिटेबल हॉस्पिटल देख लीजिए, उसके बोर्ड पर आपको बड़े से बड़े पूंजीपति मिलेंगे, क्योंकि कहीं पर चैरिटी हॉस्पिटल खोलना, कहीं पर भी एक हॉस्पिटल खोलना एक इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन है। वो उस पूरे एरिया की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने का पावर रखता है। उसके साथ ही उस चैरिटेबल हॉस्पिटल में जो एक्सरे मशीन से लेकर सीटी स्कैन मशीन से लेकर सारी चीजें, उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको जाएगा, वहां पर जो मजदूर रखे जाएंगे वो कौन सी एजेंसी से, ये सारे बिजनेस डिसीजंस हैं। तो वो इन एसेंस वो एक बिजनेस की तरह ही ऑपरेट होता है, कोई भी चैरिटेबल एंटिटी जो ये लोग चलाते हैं। और दूसरी चीज है कि आपने ये भी देखा होगा कि अभी वो मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर स्थापित हुई है, जो जहां पर एक बहुत ही बड़े स्केल पर ब्रॉडवे म्यूजिकल्स प्लेस जो है परफॉर्म किए जाते हैं। आपने ये भी सुना, यूएस में एक मैकार्थर जीनियस ग्रांट करके दिया जाता है, जो बड़े आर्टिस्ट्स है, जो अच्छे राइटर्स है, उनको पूंजीपति पैसा देते हैं, $100,000 है ना, $1 मिलियन, कि आप ये पैसे लो और आपको जो चाहिए करो। बीबीसी के प्लेस, बीबीसी के कई सारे शोज जो है ये ऐसे नॉन प्रॉफिट स्पॉन्सर करते हैं, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक तरह से सोशल कंट्रोल करने का काम करता है। कई सारे आर्टिस्ट जो इस व्यवस्था से अगर उनका मोह भंग हो जाए तो व्यवस्था के खिलाफ भी जा सकते हैं, और आर्ट एक बहुत ही पावरफुल मीडियम होता है। तो उनको कंट्रोल में रखने के लिए और
उस तरह का एक कन्वीनियंट आर्ट बनाने के लिए जो व्यवस्था पर सवाल ना उठाए, जो लोगों को इसी व्यवस्था के भीतर ही खुश रखे, इस तरह का आर्ट बनाने के लिए आप आर्टिस्ट को बेसिकली सैलरी देते हो, या आप ग्रांट्स देते हो, आप ड्रामेटिस्ट को देते हो, आप राइटर्स को देते हो। तो आर्ट एंड कल्चर के मामले में ये सारे जो भी बड़े पूंजीपति है वो इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि वो अगर आर्टिस्ट आपके इस व्यवस्था से उनका मोह भंग हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। और दूसरी चीज है कि पीआर, पब्लिक रिलेशंस। आज अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने अजीम प्रेमजी ने अपनी यूनिवर्सिटी खोल के और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से एनजीओस को पैसा देकर ऐसा नाम बना लिया है कि लोगों को याद भी नहीं रहता कि वो पूंजीपति है, और उसके फैक्ट्रीज में आज भी स्ट्राइक होते हैं, जिसके कारण मजदूरों को आज भी निकाला जाता है और लेबर लॉस का पालन नहीं होता। टाटा के बारे में, टाटा सबसे शातिर पूंजीपतियों में से एक है, मतलब जिस टीआईएफआर से लेके आईएससी में उसने पैसे दिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस है, तमाम एनजीओस को टाटा ट्रस्ट का फंडिंग जाता है। तो उस कारण आज एक आम जनमानस में टाटा के प्रति एक ये फैल गया कि अरे रतन टाटा तो बहुत बड़े आदमी थे, रतन टाटा ने बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने जो कत्लेआम किया छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड से लेकर यहाँ पर, बहुत साथी है जो उसके बारे में बहुत विस्तार से बात रख सकते हैं। वो सारी चीजें लोग भूल जाते हैं क्योंकि वो इस तरह से पैसे बांटते हैं। रॉकफेलर फाउंडेशन ने यहाँ तक कि ब्लैक पैंथर पार्टी के कई सारे मेंबर्स के केस लड़ने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा दिया। तो मैं एक यूनियन में काम करता था, और उस यूनियन के लीडर को अशोका फेलोशिप मिलता था 10,000 रुपए। ये बात है लगभग 2000, 2002, 2003। 10,000 उस समय, मतलब मैं तब नहीं काम करता था, लेकिन वो बताते थे। और वो उस जो है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी ले जाता था। तो जब इस तरह की सुविधाएं आपको मिल रही है, आप 5 स्टार होटल में रुक रहे हो, आपको एक मंथली सैलरी मिल रही है, ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है नहीं नहीं आप पैसे लीजिए, खुश रहिए, तो नेचुरली वो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ या आप सिस्टम के खिलाफ आपका थोड़ा सा रवैया बदल जाता है, आप थोड़े सॉफ्ट हो जाते हो उन चीजों के प्रति। अगर सरकार, जिस तरह से सरकार अक्सर आर्टिस्ट को कोऑप्ट करती है अवार्ड देकर या उनको घर देकर, या पत्रकारों को कोऑप्ट करती है, उसी तरह से ये सारे बड़ी कंपनीज भी एक्टिविस्ट को पैसा देते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा देते हैं, उनके केस लड़ने के लिए पैसा देते हैं और उनको कोऑप्ट करने का काम करते हैं। तो रॉकफेलर फाउंडेशन ने इंटरेस्टिंगली अपने सबसे पहला ग्रांट $100,000 रेड क्रॉस को दिया। हेल्थ केयर पर ये सारे बड़े फाउंडेशंस काम करते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर से आपको डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत आसानी से एंट्री मिल जाती है। अगर आप बोलोगे कि आप मलेरिया पर काम कर रहे हो, आपके पास मलेरिया की कोई वैक्सीन है और आप उसको लोगों में देना चाहते हो, तो आपको बहुत आसानी से एंट्री मिल जाती है। फिर आप उन देशों में घुस के आप इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम कर सकते हो, आप वहाँ के लोकल गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस करने का काम कर सकते हो, और मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और इस पूरे शुरुआत, मतलब मैंने एमए किया सोशल वर्क इन पब्लिक हेल्थ से, और पब्लिक हेल्थ का जो पूरा डोमेन है उसकी शुरुआत कॉलोनाइजेशन के समय होती है, जब विदेशी सैनिक जा रहे हैं मतलब इंग्लैंड के सैनिक, स्पेन के सैनिक जा रहे हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, इंडिया में, जहां पर बीमारियों के कारण मर रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य की चिंता थी। तो ये सारे ट्रॉपिकल डिसीजेस से वो लोग मर रहे हैं, येलो फीवर हो, मलेरिया हो, इन सारी चीजों से। तो रिसर्च इसलिए शुरू हुई क्योंकि सोल्जर्स की जान बचानी है, और सोल्जर्स की जान बचेगी तभी वहां पर जो है कॉलोनियल कंट्री की पावर एस्टैब्लिश हो पाएगा और आगे काम कर पाएंगे। तो और ये फिर ये है कि वो सोशल कंट्रोल का एक जरिया था। आप जब एनजीओ, कोई भी फाउंडेशन, रॉकफेलर हो, फोर्ड फाउंडेशन हो, जाती थी निकरागुआ में या फिर मेक्सिको में, वो बस दवाई देने का काम नहीं करती थी, इंटेलिजेंस गैदरिंग, वहाँ के इलाके को समझना कि कहाँ पर कौन से सेफ स्पॉट्स है, कौन से डेंजरस स्पॉट्स है, कहाँ पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। जहाँ पर किसान विद्रोह ज्यादा हो रहे हैं उन इलाकों को टारगेट किया जाता था। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जहां पर ज्यादा से ज्यादा आंदोलन हो रहे हैं, वहां पर ये एनजीओस जाते थे और वहां उनके लीडर्स को कोऑप्ट करने का काम
वहाँ उनको राहत बांटकर जनता के गुस्से को कम करने का काम ये सारे एनजीओस करते थे। और जो दूसरा है कि एक्चुअली लोगों की ट्रीटमेंट करने से मतलब लोगों को दवाइयाँ देना फायदेमंद भी था, क्योंकि वो आपके लेबरर्स हैं, वो स्वस्थ रहेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस ऑब्जेक्टिव से ये सारे एनजीओस और फाउंडेशंस काम करते थे। यहाँ पर मतलब इस पूरे जो भी मैं बता रहा हूँ, मैं एनजीओस की हिस्ट्री बता रहा हूँ कि these were not apolitical, they always function with a specific political objective। तो और इनमें से एक पॉइंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड आता है इस हिस्ट्री में, जब सेटलमेंट हाउस मूवमेंट शुरू होता है। जब ये सारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज काम कर रहे थे, गरीबों को योग्य गरीब और अयोग्य गरीब में बांट रहे थे, तब कुछ लोग आते हैं जो बोलते हैं कि शायद गरीबी का कारण मतलब व्यक्ति में नहीं है, शायद वो व्यवस्था में है। तो जेन एडम्स जो हल हाउस मूवमेंट की लीडर थी, जेन एडम्स का कहना था कि बीमारी है या बढ़ते अपराध है, ये सारी चीजें इस आर्थिक व्यवस्था का कारण है, बेरोजगारी का कारण है, कि लोग पेट के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, और आप व्यवस्था को बदलो, आप लोगों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छा रोजगार दो, तो वो अपने आप जो है इस व्यवस्था से ऊपर उठ जाएंगे, अपने आप इस मतलब इस सिचुएशन से, इस घेटो से, मतलब इस स्लम से वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये इकोनॉमिक कंडीशंस है जो लोगों को इस तरह बना रहा, और ये काफी रेडिकल चीज थी। ये सेटलमेंट हाउसेस दरअसल एक मल्टी कल्चरल कम्युनिटी सेंटर की तरह में काम करता था इंग्लैंड और अमेरिका के स्लम्स में, जहां पर बड़े तादाद पर इमिग्रेंट पॉपुलेशन आते थे, तो उनको और अलग अलग देशों से इमिग्रेंट्स आते थे, तो उनको इंग्लिश सिखाने से लेकर उनको मतलब रिलीफ वर्क जैसे खाना बांटना हो, कपड़े बांटना हो, ये सारी चीजें करने से लेकर लीगल एड देने से लेकर एक पेंशन सिस्टम शुरू करने से लेकर कल्चरल प्रोग्राम्स, मजदूरों के बीच में एकता बनाने के लिए ताकि लोग आपस में ना लड़े, ये सारी चीजें, मतलब बहुत अलग अलग तरह का काम ये सेटलमेंट हाउसेस करते थे। और ये सारा काम करते थे पेड मिडिल क्लास वॉलंटियर, जिनको फंडिंग मिलती थी बाहर से। तो जेन एडम्स और एलन गेट्स ने जुवेनाइल कोर्ट सिस्टम शुरुआत करने में मदद की। मतलब एक समय था जब अमेरिका में अगर कोई 12-13 साल का बच्चा अपराध करता था तो उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाता था जैसे कोई अडल्ट को। विकास साथी का सवाल है। सवाल हम एंड में, टॉक के एंड में ले सकते हैं। विकास, आप सवाल बाद में पूछ सकते अगर हैं। विकास मैसेज कर दे तो मैं इसको कर सकता। खैर ठीक है। तो हाँ, कोई अगर 12-13 साल का बच्चा अपराध करता था तो उसको वही शिक्षा मिलती थी जो कोई 30 साल का या 40 साल का व्यक्ति करता हो। तो इसके खिलाफ जेन एडम्स और एलन गेट्स ने एक आंदोलन खड़ा किया और एक जुवेनाइल कोर्ट सिस्टम की स्थापना करने में मदद की। विडोज पेंशन प्रोग्राम्स, जिन महिलाओं के पति मर चुके थे उनके लिए पेंशन की शुरुआत करना। चाइल्ड लेबर के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया और उसके खिलाफ एक कानून लाने में मदद की। कई सारे पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म्स किए। और इसके साथ वो, और अगर कोई व्यक्ति इस बात को पहचान रहा है कि मतलब समस्याओं की जड़ जो है व्यक्ति में नहीं है, समाज में है, और समाज को बदलो, व्यक्ति अपने आप बदलेगा। तो काफी रेडिकल चीजें, और बहुत स्वाभाविक है कि जेन एडम्स और लिलियन वाल्ड इससे सीधा मजदूर आंदोलन में उतर आए और वो महिलाओं के वोट के अधिकार की मांग करने लगे और लेबर राइट्स की मांग करने लगे। उन्होंने सबसे पहला एक वुमेन्स ट्रेड यूनियन लीग की शुरुआत की अमेरिका में, और हल हाउस शिकागो में जो इनका सेटलमेंट हाउस था, वो पूरे शिकागो में लेबर यूनियन एक्टिविटी के लिए एक सेंटर बना, और महिलाओं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करने वाले महिलाओं को उन्होंने संगठित करना शुरू किया। जब मजदूर स्ट्राइक पर गए
तो शिकागो के हल हाउस ने उनके लिए पैसे जुटाए और लोगों के बीच में जाकर अभियान चलाए कि उनके सपोर्ट में खड़े होकर के। और 1915 में ये हुआ। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो ये सारी चीजें बंद हो जाती है और वापस सोशल वर्कर्स वही बात करने लगते हैं कि व्यक्ति में ही दिक्कत है, व्यक्ति को बदलो तो गरीबी अपने आप जाएगी। साइकोडायनामिक थियरी, फ्रॉइड की थियरीज की बात करने लगते हैं और इंडिविजुअल केस वर्क, व्यवस्था की बात छोड़कर वापस इंडिविजुअल केस वर्क में लग जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। कोई गेस करना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ? इतना रैडिकल जो सेटलमेंट हाउस मूवमेंट चल रहा था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्यों बंद होता है? आप सीधा माइक ऑन करके बोल सकते हो अगर कोई बोलना चाहता है। रूसी क्रांति की वजह से। बिल्कुल। 1917 में रूसी क्रांति होती है और उसके बाद पूरे दुनिया के पूंजीपति वर्ग में एक डर फैल जाता है कि अगर इनको हम तो मतलब पहले से ही नजर नहीं रखेंगे, इनको चुप नहीं कराएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो रेड स्केयर बोला जाता है जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में जितने भी मजदूर संगठन करता है उनको उनका काम रोकने बोला गया और अगर उन्होंने वो काम नहीं रोका तो उनको सीधा जेल में डाला गया। और सेटलमेंट हाउसेस के फंडिंग बंद हुए। इन सारे पूंजीपतियों ने, रॉकफेलर से लेकर फोर्ड से लेकर सारे पूंजीपतियों ने बोला कि नहीं नहीं, आप लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, हम आपको फंडिंग देना बंद करेंगे। और क्योंकि इनका पूरा काम मिडिल क्लास वॉलंटियर्स, पेड मिडिल क्लास वॉलंटियर्स के आधार पर चलता था, इस कारण से ये बंद हुआ। और बेसिक समस्या आज भी यही है, कोई भी एनजीओ कोई भी रेडिकल मांग नहीं उठा सकता, सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि सरकार फंडिंग बंद करेगी और आपको एंटी नेशनल बोलेगी, नक्सल बोलेगी, जो भी है। अगर आप एक क्रांतिकारी संगठन में हो तो उसके खिलाफ आप लड़ सकते हो। आप मतलब अगर आप जनता में विश्वास करते हो, अगर आप फंडिंग के आधार पर खड़े हो तब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप जनता के आधार पर खड़े हो तो आपके पास करने के लिए बहुत कुछ। तो रेडिकल सोशल वर्क की का खात्मा यहीं पर होता है। इसी दौरान भारत में भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज सेटअप हो रहे हैं, बहुत सारे चैरिटीज है और यहाँ पर भी लोग हैं जो वही चीज बोल रहे हैं कि चैरिटीज को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, कोई सिस्टमैटिक तरीके की जरूरत है। और चैरिटीज में काम करने वाले लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है ना। बहुत अलग अलग तरह के लोग काम कर रहे हैं और लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग के लिए कुछ होना चाहिए। और उसी समय में फैक्ट्रीज एक्ट, मजदूर आंदोलन भी काफी तीव्र होता है और फैक्ट्रीज एक्ट भी पास किया जाता है जिसके अंतर्गत मजदूरों को कुछ गिने चुने जो है उनके डिमांड्स पूरे किए जाते हैं। और उसमें एक ये बोला जाता है कि जिस भी फैक्ट्री में 500 से ज्यादा वर्कर है उसमें एक लेबर ऑफिसर होगा जिसका काम होगा लेबर्स के वेलफेयर, है ना, मजदूरों के कल्याण के बारे में सोचना, उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करना। लेकिन दरअसल उसका काम यही होता है कि मजदूरों पर निगरानी रखे, कहीं पर भी यूनियन हो रहा है, कहीं पर भी स्ट्राइक हो रहा है तो उसकी खबर मालिक को करे, उसका काम इतना ही होता है। लेकिन उसका नाम दिया जाता है लेबर वेलफेयर ऑफिसर। अब ये लेबर वेलफेयर ऑफिसर होगा कौन? तो जाहिर सी बात है कि सोशल वर्कर्स ही हो सकते हैं क्योंकि उन मजदूरों के बीच में उन जो है उनका एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर एक डिमांड पैदा होती है और इस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए और अर्बन चैरिटीज में काम करने वाले केस वर्कर्स की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए टाटा स्कूल ऑफ सोशल वर्क की शुरुआत होती है दोराबजी टाटा के फंडिंग से, जो बाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस बनता है। भारत में वैसे ये आजादी तक ऐसे छोटे मोटे चैरिटीज और कुछ गांधीयन ऑर्गेनाइजेशंस ही काम करते हैं। ऐसे कोई बड़े स्तर पर कोई एनजीओ आपको नहीं दिखता और वो दिखने लगता है आजादी के बाद जब फोर्ड फाउंडेशन भारत में आता है। तो जब तेलंगाना विद्रोह होता है तब चेस्टर बाउल्स जो अमेरिका के दूत थे, अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया, वो पॉल हॉफमैन जो फोर्ड फाउंडेशन के सीईओ थे, उनको लेटर लिखते हैं कि अगर भारत में कुछ ही सालों में भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार ना आए तो यहाँ पर भी
एक कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आ सकती है और हमारा पूरा जो है प्लान चौपट हो सकता। तो और अगर वो कहते हैं कि अगर नेहरू मर जाए या उनको कैसे भी कोई अवसर मिल जाए तो यहाँ पर क्रांति होगी। तो चेस्टर बाउल्स के हिसाब से कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में नेहरू खड़ा है, मतलब नेहरू कैपिटलिज्म को कम्युनिज्म से बचा रहा है। तो वो कहते हैं कि अगर बाय चांस कुछ हादसा हो जाए और नेहरू मर जाए या ऐसा कुछ हो जाए, और अगर चीन ने कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं छेड़ा, तो यहाँ पर भी क्रांति हो सकती है। और इसके लिए हमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान को सख्ती से लागू करना चाहिए और यहाँ के लोगों की जिंदगी में आर्थिक सुधार लानी चाहिए, जिसके लिए हमें 100 करोड़ चाहिए। आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर 100 करोड़ का कमिटमेंट दीजिए आपके एनजीओ के थ्रू, मतलब आप इन्वेस्ट कीजिए यहाँ पे। और फोर्ड फाउंडेशन बिल्कुल आता है, क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन बेसिकली अमेरिकी साम्राज्यवादी हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है। तो फोर्ड फाउंडेशन एक अग्रेरियन मिशन की स्थापना करता है कि हम कृषि को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएंगे, ज्यादा उत्पादक बनाएंगे। तो और आप बाद में देख सकते हो, अनिल सदगोपाल से लेकर सारे लोगों ने ये इसके ऊपर काफी लिखा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में फोर्ड फाउंडेशन का किस तरह से हाथ था और किस तरह से इंपीरियल इंटरेस्ट्स का भी हित था ग्रीन रेवोल्यूशन में, मतलब उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ही ये नीति बनाई थी। भारतीय पूंजीपति वर्ग का भी हित था, लेकिन इंपीरियल इंटरेस्ट को भी इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो जब तेलंगाना विद्रोह का दमन होता है 1951 में, तो फोर्ड फाउंडेशन के प्रतिनिधि जाकर, एक एनजीओ के प्रतिनिधि जाकर सीधा राष्ट्रपति से मिल रहे हैं और वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करोड़ों रुपए का कमिटमेंट देते हैं और बोलते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरू करेंगे 300 गांव में, और हम लोगों को जो है लाइव स्टॉक मतलब भेड़ बकरी बांटेंगे और उनकी आय में वृद्धि लाएंगे, और इस तरह का वादा किया जाता है। और 355 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और हर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में कुछ 300 गांव, 300 गुना 55, तो इतने गांवों पर फोर्ड फाउंडेशन काम करना शुरू करता। और ये सारे प्रोजेक्ट क्या है, ये वही प्रोजेक्ट है जो रॉकफेलर फाउंडेशन ने लैटिन अमेरिका के गांव में इंप्लीमेंट किया। मतलब अमेरिकी साम्राज्यवाद को लैटिन अमेरिकन देशों में पहुंचाने के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन ने जो योजनाएं बनाई, वही योजनाएं फोर्ड फाउंडेशन भारत में नेहरू के साथ बैठकर बनाता और उसको लागू किया जाता। और फोर्ड फाउंडेशन की इतनी पैठ होती है, इतनी पहुंच होती है कि उनके अर्थशास्त्री डगलस एंसमिंगर जो होते हैं, 5 ईयर प्लान ड्राफ्ट स्टेज में ही उन तक पहुंच जाता है और वो अपने सजेशंस करके नेहरू को भेज देते हैं और वो इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। मतलब भारत के लोगों से 5 ईयर प्लान जो है जब तक वो रिलीज नहीं होता तब तक सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन फोर्ड फाउंडेशन को वो पूरा डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है, उनको पूरी खुली छूट होती है कि आप करो, आपको जो भी करना है। 1960 के दशक तक फोर्ड फाउंडेशन लगभग $50 करोड़ खर्च कर रहा होता है अलग अलग सुधार कार्यों में, और 10 सालों में वो अपने एनजीओस का एक ऐसा जाल खड़ा करता है कि उनको 10 करोड़ का फंडिंग मिलने लगता। और गांधी जी ने तो वैसे आजादी के बाद ही कह दिया था कि कांग्रेस को राजनीतिक दल राजनीति छोड़कर एनजीओ बन लेना चाहिए, और उसके बाद कई सारे संगठन मतलब गांधीवादी थे जो जिन्होंने सच में एनजीओस खोले। तो 50, 60 और 70 के दशक में ऐसे कई सारे गांधीयन एनजीओस जो है फैलने लगते हैं और इनका मानना होता है कि जो पूरे देश भर में आंदोलन हो रहे हैं उसमें जो युवा है तो उनको उनमें एक सेवा भाव लाना चाहिए और एक वॉलंटियरिज्म की स्पिरिट लानी चाहिए, तो उससे वो चीजें बदलेंगी। और ऐसे कई सारे एनजीओस इंदिरा गांधी के खिलाफ, मतलब जो जेपी आंदोलन होता है तो इसमें कई सारे एनजीओस भी शामिल होते हैं, तो इसके खिलाफ एक रिएक्शन मतलब, और इनको फॉरेन फंडिंग भी मिल रही होती है। कई सारे गांधीयन एनजीओस ऐसे हैं, कई सारे जेपी के एनजीओस, जेपी जब नागालैंड में काम करते थे तो वहां के एक बाद में पता चला कि वहां के एनजीओ ने कुछ बॉर्डर के मैप्स जो है CIA को लीक कर दिया था, तो इस तरह से अमेरिका इन सारे एनजीओस को फंडिंग देकर इनको कंट्रोल कर रहा होता।
तो इसके अगेंस्ट में 1980 के दशक में भारत सरकार फॉरेन फंडिंग के नॉर्म्स को और स्ट्रिक्ट बनाती है और पूरे एनजीओ के ढांचे को अपने मातहत लाती है, एनजीओ को एक तरह से डिसिप्लिन करती है। और वर्ल्ड बैंक भी यही चाहता है कि एनजीओ और सरकार के बीच में फासला कम हो और सरकार एनजीओ के साथ मिलकर काम करे, और वही होने लगता है। 1986 में कापार्ट की स्थापना होती है, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन इन रूरल टेक्नोलॉजी, और इसका काम ही है कि कई सारे एनजीओ के साथ मिलकर सरकारी नीतियां लागू करें। तो अभी सरकारी नीतियां लागू करने में ऑफिशियल रूप से सरकार एनजीओ के साथ काम कर रही है। मतलब पहले तो फोर्ड फाउंडेशन था, अभी ग्रास रूट लेवल पर भी एनजीओ सरकार में घुस जाता, और 7th 5-year प्लान से लेकर एनजीओ को फंडिंग भी मिलने लगती है। मैं यहाँ पर तो ये 90s तक के एनजीओ की जर्नी है। 90s के बाद जो हालत हुई है भारत में कि जो सरकार का काम एनजीओ करने लगे हैं, एनजीओ पूरी तरह से सरकार में घुस चुके हैं, इसके कुछ उदाहरण के थ्रू मैं बताना चाहूँगा। सबसे जो एजुकेशन के सेक्टर में आज जो एक सबसे बड़ा नाम है वो है टीच फॉर इंडिया, और टीच फॉर इंडिया टीच फॉर अमेरिका के मॉडल पर बनाया गया। टीच फॉर अमेरिका कुछ 1900 में शुरू हुआ, और अमेरिका में उस समय कॉमन स्कूल सिस्टम था। कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब है कि अगर किसी एक ज्योग्राफिकल इलाके में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं वो सारे लोग एक ही स्कूल में जाएंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस। तो चाहे अमीर हो गरीब हो, अगर वो उदाहरण के रूप में मानखुर्द में रह रहे हैं तो मानखुर्द के सारे बच्चे एक ही स्कूल में जाएंगे और वो एक गवर्नमेंट स्कूल होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये मतलब सिस्टम ऐसा ही होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल्स होने चाहिए। अमीरों और गरीबों के बीच में कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। और इस कॉमन स्कूल सिस्टम को तोड़ने के काम में टीच फॉर अमेरिका ने काफी मदद की। टीच फॉर अमेरिका का जो पूरा फाउंडिंग टीम था वो अमेरिका में चार्टर स्कूल्स, मतलब गवर्नमेंट के फंडिंग से चलने वाले प्राइवेट स्कूल्स के लिए कैंपेन किया, स्कूल वाउचर्स के लिए कैंपेन किया। मतलब गवर्नमेंट पैसे देगी, वाउचर देगी, और उस वाउचर के आधार पर आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। मतलब 1000 रुपए का वाउचर होगा, वो 1000 रुपए आप प्राइवेट स्कूल में दे सकते हो, वो उसको फीस के तौर पर माना जाएगा और आप अपने बच्चे को उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो। और मतलब इनका पूरा आइडिया ये था कि एक चॉइस बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, लोगों को चॉइस होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट में पढ़ाएं या प्राइवेट में पढ़ाएं। आप लोगों पर थोप नहीं सकते कि आप गवर्नमेंट में ही पढ़ाएंगे। टेस्ट बेस्ड टीचर इवैल्यूएशन करवाया टीच फॉर अमेरिका ने अपने सारे स्कूल्स में, और उसको उसके लिए प्रोपोगेंडा किया कि कोई टीचर, चाहे टीचर कितना भी पुराना हो, कितने भी सालों से काम कर रहा हो, वो कितना इफेक्टिव है ये स्टूडेंट्स के मार्क्स से तय होगा। तो अगर स्टूडेंट्स के नंबर नहीं आ रहे हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में, पूरे अमेरिका के लिए एक टेस्ट होगा, मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, और अगर यहाँ पर बच्चों के नंबर नहीं आ रहे तो उस टीचर को काम से निकाला जाएगा। और बड़ी तादाद में टीचर्स को काम से निकाला भी गया। बहुत प्रेशर बहुत बड़ा है, इसके बारे में बहुत सारा लिटरेचर है। तो ये सारे कांड टीच फॉर अमेरिका ने अमेरिका में किए। और इंडिया में इसकी शुरुआत कैसे होती है? शाहीन मिस्त्री, जो जिनके पिताजी एक सिटी बैंक में एक बड़े एग्जीक्यूटिव थे, जो इंडोनेशिया, मतलब शाहीन मिस्त्री अपने बचपन के बारे में बात करती है कि वो इंडोनेशिया हो, यूएस हो, अलग अलग देशों में उनके पिताजी के ट्रांसफर होते थे, और वो वहां पर जब भी जाती थी गरीबों को पढ़ाती थी, उससे उसको बहुत खुशी मिलती थी। तो जब ये अपनी डिग्री छोड़कर मुंबई आती है और मुंबई में बच्चों को पढ़ाने लगती है, आकांक्षा सेंटर खुलती है एक स्कूल में, और आफ्टर स्कूल ट्यूशन देने लगती है। और ट्यूशन कौन से विषय में होता है? इंग्लिश, मैथ्स और एक और विषय है। कोई गेस कर सकता है ये तीसरा विषय कौन सा है?
शाहीन मिस्त्री आकांक्षा सेंटर में जो 3 सब्जेक्ट चूज करती है कि गरीब बच्चों को इनको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। हाँ, बताइए विशाल। शायद एमएसडब्ल्यू या सोशल वर्क से रिलेटेड। सोशल वर्क नहीं, लेकिन मॉरल साइंस। मॉरल साइंस के बिना मॉरल्स ही तो है जिसकी वजह से गरीब गरीब है। ये इनकी आइडियोलॉजी है ना, तो गरीबों को सबसे पहले मॉरल साइंस पढ़ाया जाना चाहिए। तो और इस तरह से वो आफ्टर स्कूल सेंटर शुरू होता है और धीरे धीरे मुंबई से पुणे में भी फैलता है। और थर्मैक्स जो एक बड़ी कंपनी है, पावर प्लांट है, वो इनको पैसा देने लगती है और फिर वो सीधा बीएमसी स्कूल में घुस जाते हैं और बीएमसी स्कूलों में पढ़ाने लगते हैं। तो एनजीओ सीधा स्कूल में जाकर पढ़ा रहा है। 2006 में ये वेंडी कॉप जो टीच फॉर अमेरिका की सीईओ है उनसे मिलती है। उसके बाद और कॉर्पोरेट से मिलती है, बड़े बड़े ग्लोबल फाउंडेशन से मिलती है और सब ये सारे लोग मिलकर मैकिन्सी को अप्रोच करते हैं। और मैकिन्सी जो इस मतलब दुनिया के सबसे बड़े कंसल्टिंग कंपनीज में से एक है। मतलब जहां आप किसी भी शहर में गए हो और शहर में अगर आपको देखकर लगा है कि ये इतना खराब क्यों है, यहाँ पर ये हाईवे क्यों बन रहा है, फ्रीवे क्यों बन रहा है, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं है, तो उसका कारण यही होगा। मतलब ज्यादातर प्रोबेबिलिटी यही है कि मैकिन्सी का कोई प्लान है जो वहां पर लागू हुआ है। ये सबसे डैश किस्म के लोग हैं, डैश में आप भर दीजिए आपको जो भी भरना है। तो मैकिन्सी एक फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करती है, कुछ 6 हफ्ते जाकर कंडक्ट करती है और वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल जैसे टीच फॉर अमेरिका है वैसे टीच फॉर इंडिया भी हो सकता है। और वो अपना एक ब्लूप्रिंट बनाती है और ब्लूप्रिंट ले जाकर सीधा बीएमसी कमिश्नर के पास ले जाती है और बीएमसी कमिश्नर वो मैं भूल गया वो जो हाउस में उसको पेश करता और वो अप्रूव हो जाता। और ये कहते हैं कि हम बीएमसी को टारगेट हमने इसीलिए किया क्योंकि यहाँ इनके रेगुलेशन सबसे कम रिस्ट्रिक्टिव है, सबसे कम लैक्स है ये। इससे दिक्कत क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाना है तो आपको 2 साल का बीएड लगता है, 40,000 रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं। कम से कम मुंबई में तो 40,000 से सस्ता आपको कोई बीएड डिग्री नहीं मिलेगी। टीच फॉर इंडिया के लोगों के लिए 5 हफ्ते की ट्रेनिंग, ऐसे तो टीच फॉर अमेरिका में भी नहीं था। टीच फॉर अमेरिका में आपको एक कंपलसरी गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन के लिए एनरोल करना था जब आप टीच फॉर अमेरिका के फेलो बनते हो। टीच फॉर इंडिया में कुछ नहीं, 5 हफ्ते की आपको ट्रेनिंग दी जाती है क्लासरूम मैनेजमेंट में, लेसन प्लानिंग में, एटसेट्रा। आपको कास्ट, क्लास, जेंडर, बच्चे किस कम्युनिटी से आते हैं, उस कम्युनिटी में लोगों की जिंदगी कैसी है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, है ना, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, बच्चों को विज्ञान कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, कुछ नहीं। लेसन पहले से तय है, आपको बस जाकर पढ़ाना है, बस डिसिप्लिन मेंटेन हो, लेसन प्लानिंग हो ताकि आप इम्प्लीमेंट करो जो भी प्लान है। और इसके पीछे का आर्गुमेंट क्या है? हमने रिसर्च किया है और रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर आप ऐसे पढ़ाओगे तो बच्चों को ज्यादा नंबर मिलेंगे, तो इसीलिए हम यही करने वाले हैं। और इनका जो शुरुआती का जो करिकुलम है वो अमेरिका की कॉमन कोर स्टैंडर्ड्स, भारत के सिलेबस से नहीं, यूएस के कॉमन कोर स्टैंडर्ड से अलाइन होता है। तो इनका पूरा एक अलग ही रेजीम चलता है। मतलब स्कूल में टीचर्स प्रिंसिपल के लिए मतलब उनका उत्तरदायित्व प्रिंसिपल को होता है और प्रिंसिपल का उत्तरदायित्व स्कूल इंस्पेक्टर को होता है और स्कूल इंस्पेक्टर का उत्तरदायित्व जो है डिस्ट्रिक्ट जो है एजुकेशन, जो भी ब्यूरोक्रेट है जो एजुकेशन काम देखता है उसके प्रति होता है। टीच फॉर इंडिया के फेलोज का उत्तरदायित्व किसी के प्रति नहीं होता। दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द प्रिंसिपल। वो बस टीच फॉर इंडिया के लिए अकाउंटेबल है। उनके लिए बस इतना ही है कि आप जो है डिसिप्लिन मेंटेन करो और आप टीचर पीपल रेशियो मेंटेन करो। उदाहरण के रूप में जब दिल्ली में टीच फॉर इंडिया शुरू हुआ तो 300 स्कूल्स में शुरू हुआ और हर एक स्कूल में पहली से लेकर 5वीं तक सेपरेट इंग्लिश मीडियम सेक्शन बनाए गए थे। एक जिसमें टीच फॉर इंडिया आकर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगी और दूसरे में हिंदी मीडियम में सरकार पढ़ाएगी। और ये जो इंग्लिश मीडियम सेक्शंस थे इनमें ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था और इनमें टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता था। और ये सब कैसे होता था? इनको टीचर्स नहीं, टीचर रिसोर्सेस बोला जाता था ताकि वो कानून का उल्लंघन ना हो। और
और इनको बहुत छूट दी जाती थी। ये जैसे अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं और आपको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो आप एक और वॉलंटियर को ले आ सकते हो। वो छूट है टीच फॉर इंडिया के फलों पे, लेकिन वो किसी टीचर को नहीं है। और इनको किसी भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं दिया जाता था। जो शिक्षक आंदोलन की पता नहीं कितने सालों से मांग है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव काम मत दो, हमें पढ़ाने दो, वो कभी लागू नहीं किया। लेकिन टीच फॉर इंडिया ने जो अग्रीमेंट साइन किया, एमओयू साइन किया दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, उसमें दे वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। उनको रजिस्टर मेंटेन करने से कोई भी काम, आईडी कार्ड बनाने या कोई भी काम उनको नहीं दिया जाता। सारा काम सरकारी जो शिक्षक है वो लोग करते थे। उनको ना प्रिंसिपल को जवाब देना पड़ता था, उनको ना स्कूल इंस्पेक्टर को जवाब देना पड़ता था। बस दो ही चीजें थी, क्लासरूम डिसिप्लिन मेंटेन करो, करिकुलम अडहियर करो। प्रीति का सवाल है कि टीच फॉर इंडिया के करिकुलम के बारे में। वो अभी एनसीईआरटी से अलाइंड है। अभी मैं शुरुआत के दौर पे बात कर रहा था कि जब वो शुरू हुआ, वो यूएस कॉमन कोर से अलाइंड था, तो उनको वो छूट दी गई थी। और टीच फॉर इंडिया के फेलोज को छूट दी गई थी कि आप क्लासरूम में जो भी पर्सनल एड्स लाना चाहते हो, आप अपने पैसे से, आपके क्लासेस फाइनेंशियली सस्टेनेबल होने चाहिए। मतलब हम सरकार पैसा नहीं देगी। अगर आपको कोई भी टीचिंग एड्स चाहिए तो आप खुद के पैसे से मोबिलाइज करो, और या फिर आप है ना, टीच फॉर इंडिया के जरिए मोबिलाइज करो। टीच फॉर इंडिया वो कर पाता था क्योंकि काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको जो भी टीचिंग एड्स चाहिए वो तुरंत मिल जाते थे। तो उससे स्कूलों में एक इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बीच में एक हायरार्की बनी। और इंग्लिश मीडियम, और ये मतलब कई सारे टीच फॉर इंडिया के जो वॉलंटियर्स है उनके ब्लॉग्स में वगैरह भी ये दिखता है कि जो सरकारी स्कूल के टीचर्स होते हैं वो इनको एक घृणा के नजरिए से या एक जेलसी के नजरिए से देखते हैं कि इनको तो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी काम नहीं है, ये आराम से आते हैं, पढ़ाते हैं और जाते हैं, और हमें सारा काम करना पड़ता है इनको। क्योंकि अपर मिडिल क्लास से आते हैं तो उसमें वो फैक्टर भी है कि ये लोग कार से आते हैं, इनको पैसा। तो इस तरह का मतलब इस तरह से पूरे सरकारी स्कूल व्यवस्था को बिगाड़ने का काम टीच फॉर इंडिया ने किया। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हम आशीष धवन का एक आर्टिकल था, पुराना आर्टिकल है लाइवमेंट में, जिसमें वो कहते हैं कि हम स्कूल नहीं बनाना चाहते, हम एजुकेशन पर काम करते हैं, लेकिन हमें स्कूल बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कई सारे स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है, और हमें एक इनपुट बेस्ड मॉडल से एक आउटपुट बेस्ड मॉडल में ट्रांजिशन करना है। इनपुट बेस्ड मॉडल मतलब क्या? इनपुट बेस्ड मॉडल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, इन पे बहुत पैसा खर्च होता है और सरकार के पास इतना पैसा है नहीं, ऐसे आशीष धवन का कहना है कि दिस इज वेरी वेरी अनसस्टेनेबल, और हमें आउटपुट बेस्ड मॉडल पर फोकस करना चाहिए। आउटपुट मतलब क्या? मार्क्स, वो चीज करनी चाहिए जिससे बच्चों के अच्छे नंबर आए। तो आप सरकारी स्कूलों में घुसो, you control the school, you control the teachers, you control the principals, you control the curriculum, you control the hiring और अगर आप वो करोगे तो बच्चों के नंबर अच्छे आएंगे। तो एनजीओस का काम अभी है कि सरकारी स्कूलों में घुसो, और वहां पे सरकारी शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है तो आप वहां पर घुसो, वहां पर अपने टीचर्स लाओ, कुछ भी करो, लेकिन बच्चों स्टैंडर्डाइज टेस्ट हम करेंगे और उससे बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे। ये आउटपुट बेस्ड मॉडल है। इनपुट बेस्ड मॉडल पुराना पड़ गया। वो रिसर्च कहता है कि इनपुट बेस्ड मॉडल, जिसमें सरकार स्कूल खोलती है, जिसमें सरकार बच्चों के लिए किताबें प्रोवाइड करती है, लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, लैब प्रोवाइड करती है, दिस इज ऑल, इससे रिसर्च कहता है कि दिस इज नॉट इफेक्टिव। इससे बच्चों के नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों के नंबर्स लीडरशिप से फर्क पड़ता है। तो ये शाहीन मिस्त्री के टॉक्स में भी आपको मिलेगा कि हमें लीडरशिप की जरूरत है, शिक्षकों की भर्ती नहीं है ना, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, बजट प्रोविजंस की नहीं, हमें चाहिए लीडरशिप। लीडरशिप मतलब क्या? एनजीओस को पैसा दो कि वो जाकर वहां पर अपने फेलोज डाल सके। ऑब्जेक्टिव प्राइवेटाइजेशन है, चाहे टीच फॉर इंडिया हो, चाहे प्रथम हो, या कोई भी एनजीओ। आप थोड़ा सा बारीकी में इनके पॉलिसीज को देखेंगे तो ये सभी इन दी एंड इस व्यवस्था को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, नियोलिबरल सिस्टम के अनुसार इसको ढालना चाहते हैं।
एक और उदाहरण है जिसके बाद मैं अपना टॉक खत्म कर दूंगा। मैं एक्चुअली टाइम लिमिट से पार टाइम लिमिट को पार कर चुका हूँ। ये एक बहुत ही खास एनजीओ है, युवा, यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन इसका नाम है। 1984 में निर्मला निकेतन के एक मीनार पिंपले ने इसकी स्थापना की थी और हमेशा इसके भाषा में इनका जो रिपोर्ट है वो भी संघर्ष की यादें, ऐसा कुछ इसका नाम है। और हमेशा संघर्ष की भाषा, संघर्ष समितियां बनाते रहते हैं, जन आंदोलन की बातें करते रहते हैं, पीपल्स पावर, पीपल्स मूवमेंट्स, पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट, ऐसी बात करते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि क्या कोई सच में क्रांतिकारी संगठन है। और ये बहुत सारे रिपोर्ट्स भी लिखते रहते हैं, कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन। और हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं पर भी कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट आता है, डिसेंट्रलाइजेशन आता है, तो इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन है। इसका मतलब लोगों पर ही बोझ डाला जा रहा है कि तुम अपना काम खुद कर लो, सरकार कुछ नहीं करेगी। तो इन्होंने, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, 98 में इन्होंने एक रिपोर्ट बनाया था, जोगेश्वरी के स्लम में स्वच्छता की हालत कैसी है करके। और ये सारे एनजीओ रिपोर्ट बनाते रहते हैं इससे। तो इस रिपोर्ट का इस्तेमाल किस तरह से होता है देखिए। वो इस रिपोर्ट में लिखते हैं कि लोगों को पता है कि कचरा है, इतना सारा कचरा है और लोगों को सब पता है, लोगों की भागीदारी नहीं है। लोग नहीं समझते कि वो स्लम आपका है, लोग नहीं समझते कि वो बस्ती अपनी है, और उसी के कारण ये सारा कचरा हर जगह पर फैल रहा है, इतनी गंदगी है। तो जरूरी क्या चीज है? जरूरी ये नहीं कि सरकार आकर वहां पर, मतलब वहां पर सफाई कर्मचारी को एम्प्लॉय करे और वहां पर स्वच्छता करे। जरूरी ये है कि लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए और उनको उसके लिए कुछ इंसेंटिव्स भी देने चाहिए। और ये रिपोर्ट ये जाके बीएमसी को पेश करते हैं और बीएमसी बोलती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समस्या यही है कि लोगों में ही दिक्कत है, मतलब लोग ही बस्ती को अपना नहीं समझते और इसीलिए गंदगी है। हम तो बिल्कुल सहमत है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी बढ़ाओ। तो लोगों की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाती है कि हम बस्ती में एनजीओस को काम पर लगाएंगे। बस्ती में कई सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, हम उन एनजीओ को बोलेंगे कि आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वॉलंटियर्स को डोर टू डोर भेजो, कचरा लेने के लिए, नाली साफ करने के लिए, कोई मंदिर है बस्ती में उसको साफ करने के लिए, पब्लिक टॉयलेट साफ करने के लिए, और लोगों में चेतना बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप अपने वॉलंटियर्स को भेजो और हम आपके एनजीओ को मानधन देंगे, सैलरी नहीं, मानधन देंगे। और वो कहते हैं कि इससे बहुत रोजगार पैदा हुआ। और यही जो योजना है कि सरकार साफ सफाई नहीं करेगी, सरकार एनजीओ के थ्रू करवाएगी और सरकार एनजीओ को मानधन देगी और एनजीओ अपने कार्यकर्ता के थ्रू करवाएंगे। इसको दत्तक वस्ती योजना या स्लम अडॉप्शन स्कीम, मतलब लोग उस बस्ती को दत्तक ले रहे हैं, मतलब अडॉप्ट कर रहे हैं। तो दत्तक वस्ती योजना की शुरुआत होती है और एनजीओ को क्या मिलता है? 6,000 रुपए प्रति यूनिट प्रति महीना। तो एक यूनिट में कुछ 18 घर होते हैं, सॉरी, एक यूनिट में शायद कुछ 5 घर होते हैं और हर एनजीओ को कुछ 5 से 18 यूनिट जगह पर डिपेंड करता है, वो दिया जाता है। और उनको 6,000 रुपए महीना दिए जाते हैं, मतलब हैंड मास्क, ग्लव्स, हैंड ग्लव्स और मास्क और झाड़ू, ये सारी चीजें लेने के लिए, और जो भी पब्लिसिटी। और फिर लोगों से 20 रुपए प्रति महीना आपके कार्यकर्ता कलेक्ट करेंगे, वो उन कार्यकर्ताओं का मानधन होगा। मतलब सरकार 6,000 रुपए देगी और आपके जो कार्यकर्ता साफ करेंगे, वॉलंटियर्स हैं, वो 20 रुपए घरों से लेगा। अगर शॉपकीपर है तो उनसे 50 रुपए लेगा और ये उन कार्यकर्ताओं का मानधन है। तो इस तरह से अभी सरकार को सफाई कर्मचारी भी नहीं रखना पड़ा। अभी तो एनजीओ के वॉलंटियर्स सेवा भाव से सारा काम कर रहे हैं और सफाई भी हो रही है, सरकार का खर्च भी कम हो रहा। लेकिन सरकार यहाँ पर छोड़ेगी नहीं उनको। अगर ये जो वॉलंटियर्स जो सेवा भाव से काम कर रहे हैं, अगर इन्होंने काम नहीं किया तो इनको फाइन भी किया जाएगा। अगर आपने रोड काम नहीं किया तो 1 यूनिट का 200 रुपए आपको फाइन मारा जाएगा। तो एक टॉयलेट आपने साफ नहीं किया तो 500 रुपए प्रतिदिन का आपको फाइन मारा जाएगा। इस तरह से वॉलंटियर्स को फाइन भी मारा जाता है अगर वो समाज सेवा नहीं करेंगे। तो समाज सेवा करना है, कंपलसरी है।
नहीं करोगे तो हम फाइन मारेंगे। तो इस तरह से कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का ढोंग ये सारे एनजीओस करते हैं और बेसिकली वर्ल्ड बैंक की नीतियों को, आईएमएफ की नीतियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जिसमें सरकार कम से कम पैसा खर्च करे और सारे सर्विसेज प्राइवेटाइज हो। प्रथम है, प्रथम का नाम आपने सुना ही होगा, वो एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट करते हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों में 5वीं क्लास के बच्चे सिंपल एडिशन नहीं कर सकते, 8वीं क्लास के बच्चे इंग्लिश में एक सेंटेंस नहीं पढ़ सकते, ऐसे सारे रिपोर्ट्स। और उसका मकसद ये है कि ये दिखाना कि सरकारी स्कूल काम नहीं कर रहे, उनको प्राइवेट हाथों में दिया जाए। और माधव चव्हाण जो प्रथम के सीईओ है, फाउंडर है, जिनके पिता एक्चुअली लाल निशान पार्टी, जो एक कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, यशवंतराव चव्हाण लाल निशान पार्टी के एक बड़े नेता थे। उनका बेटा अभी एक जो है मल्टी $1 मिलियन एनजीओ चलाता है और बोलता है एजुकेशन इज अ फॉर प्रॉफिट बिजनेस, और सरकार नहीं कर सकती है, एनजीओस को करना चाहिए, एनजीओ ज्यादा अच्छे से करेंगे और ज्यादा अच्छे से चलाएंगे। तो इस तरह इन सारे एनजीओस की राजनीति है। तो ये सारे पॉलिटिकल है और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बस नाम में है। ये लोग गवर्नमेंट के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता रखते हैं और गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें एक और स्लाइड है। तो हम लोग तो ये मैं इतना ही कहना चाहता था। बस एक बार जो कंक्लूजन का स्लाइड जो मैंने पहले दिखाया था उस पर फिर से एक बार नजर डाल देते हैं। तो ये हमारे कंक्लूजन्स हैं कि एनजीओ सरकार की जवाबदेही को कम करने का काम करते हैं, नव उदारवादी आर्थिक ढांचे को बढ़ावा देने का काम करते हैं और इस प्रक्रिया में कई लेफ्ट शब्दावली भी इस्तेमाल करते हैं। एनजीओस कैपिटलिज्म के लिए एक सेफ्टी वॉल्व का काम करते हैं, लोगों के गुस्से को लोगों के गुस्से पर पानी डालने, उनके गुस्से को ठंडा करने का काम करते हैं, थोड़ा बहुत उनको राहत देकर, और उनको एक संवैधानिक लीगल ढांचे में रखने का काम करते हैं। इसके बारे में युवा एक और अच्छा उदाहरण है कि जब भी घर तोड़े जाते हैं, स्लम डेमोलिशंस होते हैं, तो युवा के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और लोगों से बोलते हैं कि सिस्टम में विश्वास रखिए। संघर्ष समिति बनाते हैं और वो संघर्ष समिति क्या करती है, ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेटर लिखती है, सरकार को लेटर लिखती है, सरकार के साथ मीटिंग्स करती है, केस डालती है, और वो केस 30 साल 40 साल तक चलता रहता है और लोगों का आंदोलन खत्म होता है, रीडेवलपमेंट जो होना है वो हो जाता है। घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन जो एक आंदोलन है लेकिन एक एनजीओ के फ्रेमवर्क में ही काम करता है। जब बीजेपी के माहौल के लोगों का आंदोलन था, माहौल एक इलाका है जहां पर बहुत सारे प्रदूषणकारी फैक्ट्रियां हैं, जहां से हमें निकालो करके वहां के लोगों ने आंदोलन छेड़ा था और बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया उस पर। और जब सरकार बदली और शिवसेना की सरकार आई तो घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन वाले घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन वालों ने उद्धव ठाकरे को, लोगों को इकट्ठा करके उन सभी को हाथ में एक रोज देकर एक पूरा मोर्चा निकाला कि हम जाकर उद्धव ठाकरे को रोज देंगे और उनको बोलेंगे कि आप हमारी मांगे पूरी करो। तो इस तरह से लोगों की कॉन्शियसनेस को, लोगों की चेतना को कुंद करने का काम ये सारे एनजीओस या एनजीओ टाइप मूवमेंट्स करते हैं। लोगों का गुस्सा ठंडा करने का काम, लोगों को सिस्टम में विश्वास दिलाने का काम। केस सैकड़ों नहीं दर्जनों सालों तक चलते रहते हैं और ये एनजीओस बोलते रहते हैं कि आप सिस्टम पे विश्वास रखिए। और ये क्रांतिकारी आंदोलन को कमजोर करने का काम करते हैं। यहाँ पर कई सारे साथी मौजूद है जो बता सकते हैं कि किस तरह से इस तरह के एनजीओ वादी संगठनों ने क्रांतिकारी संगठनों के खिलाफ कुत्सा प्रचार करने का काम किया। लोगों से बोला कि आप इनके यहाँ पर मत जाइए, ये लोग, आप इनके पास जाओगे तो आप लोग अरेस्ट होगे और आपका कुछ नहीं होगा, आप सिस्टम पे विश्वास रखिए। और इसके साथ सारे यूनिवर्सिटीज में भी ये अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ले जाने का काम करते हैं। कई सारे फेमिनिस्ट एनजीओस हैं जिनकी विचारधारा यही है कि दुश्मन जो है, दुश्मन या तो मर्द है या दुश्मन या तो पेट्रियार्की है। तो या तो आप घर में मतलब आपका पति है जो आपका ऑपरेशन कर रहा है, या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है और इसमें स्टेट गायब होता है। जो सरकार महिलाओं को रोजगार नहीं दे रही है, उनको उनका आजाद होने की सारी संभावना हटा दे रही है, वो कभी इनके पर्सपेक्टिव में नहीं आता। पर्सपेक्टिव हमेशा घर में आपका शोषण करने वाला पति होता है, जो खुद एक मजदूर है, जो खुद इसी व्यवस्था में पिस रहा है।
तो फेमिनिस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखोगे कि विमेन स्टडीज के कोर्सेज जो शुरू हुए वो किसके फंडिंग से शुरू हुआ, वो फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग से शुरू हुआ। दलित स्टडीज के कोर्सेज शुरू हुए वो किसके फंडिंग से शुरू हुआ, क्योंकि सरकार तो फंडिंग दे नहीं रही है, तो कौन फंड कर रहा है इन कोर्सेज को, ये सारे एनजीओज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन को तोड़ने का काम करते हैं कि नहीं, दलित आंदोलन अलग है, महिला आंदोलन अलग है, दलित आंदोलन के दुश्मन ब्राह्मण है, महिला आंदोलन के दुश्मन पुरुष है, और है ना, कभी ये सारे आंदोलन साथ में नहीं आ सकते। पूंजीवाद के खिलाफ कभी एक मास मूवमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे अलग अलग लोकलाइज्ड स्ट्रगल्स है। बस्तियों घर के अधिकार के लिए संघर्ष अलग है, पानी के अधिकार के लिए संघर्ष अलग है, हर चीज अलग है। हम बस अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग आंदोलन चलते रहेंगे, कभी साथ में नहीं आ सकते, कभी पूंजीवाद को चैलेंज नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि ये हो। और कई सारे ऐसे एनजीओस हैं जो रोजगार देने के नाम पर मजदूरों का, जैसे कोई भी पूंजीवादी एंटरप्राइज शोषण करता है वैसे ही करता है। जैसे एक एनजीओ का उदाहरण, जब मैं टेस्ट में था तो सबसे पहला हमारा फील्ड विजिट एक माइना महिला फाउंडेशन करके हम लोग गए थे नटवर पार्क कंपाउंड में। एक हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी से पढ़ी हुई एक लड़की ने एक एंटरप्राइज खोला है, जिसमें महिला एक जो है एक छोटे से शायद 20 बाई 10 के कमरे में या 10 बाई 10 के कमरे में उनका एक मशीन है, और वो सैनिटरी पैड्स मैन्युफैक्चर करते हैं और डोर टू डोर जाकर उसको बांटने का काम करते हैं। और इन महिलाओं को ना पीएफ मिलता है, ना ईएसआई मिलता है, और जिस तरह से 9 घंटे कभी कभार 10 घंटे भी काम करते हैं। तो ये किसी भी कंपनी जिस तरह से मजदूरों का शोषण करती है उससे कैसे अलग है, लेकिन नाम के लिए तो ये एक एनजीओ है। और वैसे भी सरकार कहती है कि अगर आपके पास 10 से कम मजदूर हो तो आपके ऊपर ज्यादातर श्रम कानून लागू नहीं होंगे, तो ये उस दायरे से भी बच जाती है। तो आप नॉन प्रॉफिट भी हो, आप मजदूरों को एक्सप्लॉइट भी कर रहे हो, मुनाफा भी कमा रहे हो। और जैसे हमने बताया लैटिन अमेरिकन मिशनरीज का एग्जांपल लेकर, फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन ने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में और इंडिया में भी युवा जैसे एनजीओस ने जिस तरह से काम किया, इनके जो रिपोर्ट्स है ये कैपिटलिस्ट, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट के लिए इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं उस एरिया के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पर। तो इस तरह से ये पूरा एनजीओ सेक्टर काम करता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप जो है बच्चों को पढ़ाने का काम कीजिए, आप किसी भी कंपनी में काम कीजिए, आप कोई भी प्रोडक्टिव काम कीजिए, लेकिन एनजीओ में काम मत कीजिए। इस जनता और जनता और सरकार के बीच में बिचौलिया बनने का काम मत कीजिए, जनता की चेतना को कुंद करने का काम मत कीजिए। और जो लोग ये कहते हैं कि आज जो लोग सफर कर रहे हैं उनके बारे में क्या, आज जो आप आंदोलन कर रहे हो ये बात सही है, लेकिन आज जो बच्चे भूखे मर रहे हैं उनके बारे में क्या? तो उनके बारे में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। और आप एक क्रांतिकारी संगठन में हिस्सा होइए और क्रांतिकारी सुधार कार्य में लग जाइए। नौजवान भारत सभा का मैं सदस्य हूँ, और नौजवान भारत सभा कई सारे सुधार कार्य करता है, बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, महिलाओं को पढ़ाने में हम लोग वॉलंटियर करते हैं। एक और संगठन है प्रोग्रेसिव डॉक्टर्स लीग, जो बस्तियों में जाके मजदूर क्लिनिक लगाते हैं। और जब मजदूर क्लिनिक लगाते हैं वो ये नहीं बोलते कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं, वो एक सेवा भाव से, या मतलब मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, मैं यहाँ पर जाकर गरीबों की सेवा कर रहा हूँ, इस पर्सपेक्टिव से नहीं करते। वो कहते हैं, वो उनसे एक इंसान के तौर पर बात करते हैं और बोलते हैं कि देखिए, हम एक दिन का क्लिनिक लगा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, आपको आपके स्वास्थ्य के अधिकारों के लिए हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। तो वो लोगों को एक पूंजीवादी विरोधी संघर्ष में धीरे धीरे जोड़ने का काम करते हैं। तो रिफॉर्म वर्क और रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म वर्क में फर्क यही है कि रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म वर्क हमेशा इस बात को नहीं भूलता कि हमारा दुश्मन कौन है और उसको हराने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक मास मूवमेंट खड़ा करना है, और सारे रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म वर्क का ऑब्जेक्टिव वही होता है कि इस मास मूवमेंट को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, इसलिए काम किया जाए। तो उस मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने हम लोग बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो बच्चों को पूरी दुनिया भर की चीजें बताते हैं, समाज कैसे काम करता है, जाति व्यवस्था कैसे काम करती है, पूंजीवाद कैसे काम करता है, और उनसे बोलते हैं कि आप पढ़िए, आप अच्छे इंसान बनिए। बच्चा अच्छे मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, अच्छा इंसान भी बनना है, और चीजों को क्रिटिकली देखना और चीजों पर सवाल उठाना है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे जब बड़े होंगे तब हमारे साथ जुड़ेंगे और जो है इस आंदोलन में शामिल होंगे।
तो रिफॉर्म वर्क नहीं, रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म वर्क। एनजीओ का रास्ता छोड़िए, रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म वर्क में हिस्सा लीजिए, और एनजीओइट पॉलिटिक्स का, इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का विरोध कीजिए। एनजीओ का जो समाज में ये जो धारणा फैली हुई है कि कुछ नेक दिल लोग हैं जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, इस धारणा को तोड़िए, इसकी पॉलिटिक्स को लोगों को समझाइए। ये मुझे लगता है कि किसी भी क्रांतिकारी संगठन का, किसी भी क्रांतिकारी व्यक्ति का, किसी भी इंसाफ पसंद प्रगतिशील व्यक्ति की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं अपना टॉक खत्म करता हूँ। अभी सवाल जवाब सवाल किसी के हैं तो अभी ले सकते हैं, वो अपने सवाल पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, या फिर यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। ऑलरेडी थोड़े सवाल है वो अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा अनाउंसमेंट है। जो जिन्होंने पहले रजिस्टर नहीं किया है वो अपना नाम, नंबर और वो किस शहर से है ये डिटेल्स एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दें। So those who have not registered earlier for the session, could you leave your name, number and which city you are from in the chat box, please? और अभी एक सवाल है, what were the key goals and methods of Octavia Hill and Reverend Henry Solly? जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज थे, उनका ये मानना था कि बहुत सारे अलग अलग अमीर लोग जो है अलग अलग चीज़ों पर पैसा डाल रहे, और उससे बहुत पैसा जो है बर्बाद हो रहा। तो इसको एक सेंट्रल एक ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहिए। एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होगा जो तय करेगा कि ये पैसे किसको बांटा जाए, ये पैसे किसके पास आएंगे, और इस ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर्स होंगे। और ये वॉलंटियर्स, जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत मतलब जिसके परिवार की हालत बहुत खराब है और वो व्यक्ति पैसे की मांग कर रहा है, तो इस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के सोसाइटी के वॉलंटियर्स जाएंगे उस व्यक्ति के घर में एक फ्रेंडली विजिट के लिए और उससे बात करेंगे और उसका एक एनालिसिस करेंगे कि क्या ये व्यक्ति सच में अगर इसको पैसे देंगे तो क्या ये इसका सही इस्तेमाल करेगा, क्या इसके मॉरल्स ठीक है, क्या सच में पैसा देने से इसका फायदा होगा, क्या ये दारू पर खर्च करेगा, जो भी है। तो एक जजमेंट बनाते थे और फिर उसको थोड़े मॉरल लेसन्स भी देते थे कि देखो आपको पैसे इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। कुछ उपदेश अपने से देते थे और फिर उस पर एक नोट्स बनाते थे और एक प्रोसेस चलता था। कुछ कुछ किस्तों में इनको पैसे दिए या कपड़े दिए, खाना दिया और उनका प्रोग्रेस देखा। और इस तरह से मतलब उनका कहना था कि हम उनके प्रोग्रेस को उनकी प्रोग्रेस को हम लोग ट्रैक करके उनको इस जो है उनकी दिक्कतों से ऊपर उठने में हम लोग मदद करेंगे करके। तो ये इस तरह से चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज काम करते थे। और मेरे ख्याल से मैंने इस बारे में बात किया है क्या कि इनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी, जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज हैं और जो लेबर यूनियंस है, क्योंकि लेबर मजदूर जब भी स्ट्राइक पर जाते थे तो ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन वाले आके बोलते थे कि तुम जाओ काम पे, तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे पेट के वांदे हैं, तो तुम अपने बारे में सोचो, तुम काम पर जाओ। तो इस तरह से वो स्ट्राइक ब्रेकिंग को एनकरेज करते थे और काफी झगड़े होते थे इन चैरिटीज और इन यूनियंस के बीच में। तो ये इस तरह से सीओएस काम करते थे। अगला सवाल, अगर और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कई सारे साथी ये पूछ रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग बाद में मिल जाएगा, ये नौजवान भारत सभा के फेसबुक पेज पर बाद में मिल जाएगा। सो द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन नौजवान भारत सभा फेसबुक पेज लेटर टू। दूसरा सवाल है, had Rockefeller Foundation expanded into Soviet Union too? स्टालिन की मृत्यु के बाद रॉकफेलर फाउंडेशन कई सारे सोवियत यूनियन के कई सारे स्टेट्स में उसकी पैठ बनी और वो काम करने लगे। जिजेक के बारे में एक आर्टिकल है करंट अफेयर्स मैगजीन में,
तो उसमें वो बताते हैं कि ज़िज़ेक और ज़िज़ेक के जितने भी पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स थे जो उस एर्स्टवाइल सोवियत यूनियन कंट्रीज से, उनको किस तरह से फंडिंग मिलती थी, ये बताने के लिए कि और ये इस आइडियोलॉजी पर, इस पर रिसर्च पर जोर दिया जाता था कि कम्युनिज्म फेल हो चुका है या कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है, कि कैपिटलिज्म ही एकमात्र अल्टरनेटिव है, और कोई भी आइडियोलॉजी जो इस पर सवाल नहीं उठा रही है, जो इस बात को मानकर चल रही है, उस पर फंडिंग के लिए ढेर सारे पैसे खर्च किए जाते थे। कोल्ड वॉर के दौरान तो बहुत ऐसे फाउंडेशंस थे जिन्होंने बहुत सारा पैसा ऐसे आर्टिस्ट के लिए, जो रिविजनिस्ट हिस्ट्री लिखते थे, सोल्जेनित्सिन से लेकर सारे जितने भी बकवास लोग थे, उनको फंडिंग देने का काम किया, उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया। जितना भी मैंने देखा है, मैं 2 साल टिस में रहा और उसके बाद भी ऐसे कोई भी पेपर एक ज़माने में आया करता था, मतलब 60, 70, 80 के दशक में ईपीडब्ल्यू में ऐसे पेपर्स छप जाते थे। लेकिन अभी आपको वो इंडिपेंडेंट जर्नल्स में ही मिलेगा। मैं थोड़ा-सा सोच के बताऊँगा, मैं इसको नोट कर लेता हूँ और आपका नाम और नंबर बस मैसेज कर दीजिए। अगर कुछ मुझे मिलता है तो मैं पक्का बताऊँगा। So the next question is, could you please share further readings? अगर कोई लिस्ट बन जाता है, बाद में भी शेयर कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अभी कुछ कह सकते हैं तो वो भी। राहुल फाउंडेशन की एक किताब है, एनजीओ एक साम्राज्यवादी कुचक्र करके। हाँ, जो आशु ने अभी मैसेज किया है, मोहित राय की किताब है एक तयशुदा मौत करके, जिसमें एक व्यक्ति जो एक एनजीओ में काम करता है और जो रेडिकल पॉलिटिक्स में जाने लगता है, लोगों को संगठित करने लगता है, उसके खिलाफ वो वो किस तरह से एनजीओ रिएक्ट करती है, उसके बारे में एक नॉवेल है, एक छोटा-सा नॉवेल है, वो बिल्कुल पढ़नी चाहिए। और उसके अलावा एनजीओ एक साम्राज्यवादी कुचक्र करके किताब है, लेकिन वो एक जनरल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करने के लिए मुझे अभी भी लगता है कि वो काफ़ी अच्छी किताब है, जो एक सही हिस्ट्री देता है। What should we think about the other communist organizations like ISA, SFI, AISF working for welfare of community? सबसे पहले तो हमें लगता है कि वेलफेयर के लिए काम नहीं करना चाहिए, कल्याण के लिए काम करना चाहिए। हम लोगों के हक अधिकारों के लिए काम करते हैं। कोई भी क्रांतिकारी संगठन हो, वो समाज को बदलने के लिए, वो पूंजीवादी शोषण को मिटाने के लिए, वो बराबरी के लिए काम करता है, ना कि कल्याण के लिए। तो एक वेलफेयर का पर्सपेक्टिव, वो एक फिर से एक एनजीओइट वाला पर्सपेक्टिव बन जाता है। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये Anywhere to place these organizations work, on something on the lines of where to place the work of these organizations. राइट, इससे हमारे कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं और हमें लगता है कि आज एआईएसएफ या मतलब मैं सीपीएम का उदाहरण दे सकता हूँ। मैं बहुत बारीकी से एआईएसएफ के काम में नहीं जानता और एसएफआई के काम को भी नहीं जानता, और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ईमानदार लोग हैं जो आज भी स्टूडेंट मूवमेंट्स को लीड कर रहे हैं। लेकिन सीपीएम या सीपीआई जो है वो आज क्योंकि मैं सीपीआई के एक यूनियन में काम कर चुका हूं, तो मैं उस एक्सपीरियंस के आधार पर ही बात कर रहा हूं। तो वो लगभग एक एनजीओइट फ्रेमवर्क में ही काम करते हैं और मैं ये भी कहूँगा कि उनका लीडरशिप क्रांतिकारी रास्ता भूल चुका है। सीपीएम 1986 में प्रकाश करात का एक आर्टिकल आता है जिसमें वो कहते हैं कि एनजीओ वही इंपीरियल कैपिटल के इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए इंपीरियल कैपिटलिस्ट के एजेंट्स हैं, इंपीरियलिज्म के एजेंट्स हैं, और इनसे हमें सावधान रहना चाहिए। और उसी सीपीएम की डीवाईएफआई जो है एक एनजीओइट फ्रेमवर्क में अनाज के बदले काम जब स्कीम लागू होता है तो उसको लागू करने में लग जाते हैं। और मतलब ये हुआ था जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स
बने थे ये 50s के दौरान 51 में जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बना था, तो ये था कि सरकार के पास अभी जो है बहुत सस्ते में काम कराना है, उतने पैसे नहीं है, तो हम लोगों को अनाज देंगे। बेरोजगारी इतनी है कि आप मतलब जीने भर का भी अनाज दे दो तो लोग काम करेंगे। तो ये अनाज के बदले काम की योजना लागू की गई थी और DYFI ने बढ़ चढ़कर इस योजना का प्रचार किया और इसको लागू करने का काम किया, जैसे लाइक एनी NGO। और जब वर्ल्ड सोशल फोरम होता है 2004 में, आपको पता होगा कि जब तमाम NGOs, जब प्राइवेटाइजेशन की नीतियां आई थी, तब रजनी कोठारी जैसे वर्ल्ड बैंक फंडेड इकोनॉमिस्ट, जो एकदम मतलब बिकाऊ टाइप के इकोनॉमिस्ट जो है जब वो एक अल्टरनेटिव जो है पीपल्स प्लान प्रेजेंट करते हैं और जिसमें तमाम NGOs होते हैं, तो CPM के लोग जाकर वो मंच शेयर करते हैं और वो अल्टरनेटिव पीपल्स प्लान, उसमें कुछ नहीं होता। तो NGOs के साथ मंच शेयर करने में वर्ल्ड सोशल फोरम में भी इन्होंने कई सारे इंटरनेशनल NGOs के साथ मंच शेयर किया। तो NGOs के साथ मंच शेयर करने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस आज एक NGO की तरह ही काम करते हैं। CPI के यूनियंस अक्सर एक NGO की तरह ही काम करती है। आप उनके यूनियन में काम करने वाले मजदूरों से कभी बात कीजिए तो एक तो हमें लगता है कि ये जिस तरह से जो पार्लियामेंट्री कम्युनिस्ट पार्टीज है वो क्रांतिकारी रास्ता वो भूल चुके हैं, मतलब जो भगत सिंह का रास्ता था, जो तो ये इस तरह से काम नहीं कर रहे। वो इसी व्यवस्था के भीतर कहीं ना कहीं कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहीं थोड़ा बहुत रिफॉर्म मिल जाए, और वो उसी फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं। प्रयास एक पहल NGO के बारे में थोड़े डिटेल्स बता सकते हैं, ये एक सवाल है। सॉरी भार्गवी, क्या आप रिपीट कर सकते हो? प्रयास एक पहल NGO के बारे में थोड़े डिटेल्स बता सकते हैं क्या? क्या ये वही प्रयास है जो प्रिजन्स में काम करता है लीगल एड देने के लिए? मुझे लगता है वो है शायद ये आमोद कंट, जो बच्चों का ट्रैफिकिंग और उसके लिए था। हाँ आमोद वही। कंट। लीगल एडवाइस भी देता है, उसी तरह का काम करता है। जो मुंबई के जेलों में जो काम करते हैं, जो लीगल एड देने का काम करते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को, आप उसी की बात कर रहे हो? नहीं, मुंबई में नहीं, ये हरियाणा में पूरे काम देश कर रहा है। मुंबई का पता नहीं, हरियाणा में तो कर रहा है, हमारे एरिया में कर रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, मतलब जो लीगल एड देने का काम करता है वही ऑर्गेनाइजेशन ना? हाँ हाँ, लीगल सपोर्ट करता है लोगों को। सॉरी, कानूनी सहायता प्रदान हाँ, करता कानूनी सहायता करता है जी। मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, मैं बस एक प्रयास के बारे में जानता हूँ जो जिसकी शुरुआत TISS के एक फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट से हुई थी। हो सकता है कि ये वही प्रयास ना हो, लेकिन बस एक इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे याद आया कि प्रयास जो है जेलों में जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनके केस लेने का काम और उनको सलाह देने का काम करता है। जब आंदोलन के दौरान हमारे साथी भी एक मतलब अरेस्ट हुए थे, तो प्रयास ने हमारी भी मदद की थी। तो उनके एक वकील साथी है जिनसे मेरी एक बार बात हुई थी, और उनका कहना था कि प्रयास के लोग जब जेलों में जाते हैं अंडर ट्रायल्स के साथ काम करने, तो वो कई सारे किस्से उनको सुनाते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, अब्यूज के, करप्शन के, और प्रयास उनके बारे में कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो जैसे ही उसके खिलाफ बोलेंगे तो उनका एंट्री बंद हो जाएगा, और जिसका मतलब है कि उनका काम बंद हो जाएगा। तो ताकि उनका काम चलते रहे, इन सारी चीजों पर उनको चुप्पी साधनी होती है। तो ये लिमिटेशन दरअसल कोई भी NGO जो सरकार के साथ काम करता है उसका यही लिमिटेशन रहता है कि जो भी गलत हो रहा है, जो आपके लिमिटेड दायरे में नहीं है, आप उस पर चुप रहो, और आप अगर बोलोगे तो
आपका एक्सेस रोक दिया जाएगा, आपकी फंडिंग रोक दी जाएगी और सारे काम होंगे। तो ये सारे एनजीओज के लिए है कि कोई भी एनजीओ कभी कोई रेडिकल तरीके से काम नहीं कर पाएगा। हाँ दिनेश, आप पूछना चाहते हैं सवाल तो पूछ सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं। हेलो, हाँ मेरी आवाज़ बताइए। जा रही है मैम? हाँ हाँ। मैं दिनेश कुमार यादव, मैं वाराणसी से हूँ, नवोदय विद्यालय में टीचर हूँ। हेलो। जी बोलिए दिनेश। आप बताइए, आपका हाँ, आपकी अभी आवाज आ जो रही है। ये हाँ फाउंडेशन की बात हो रही थी मैम, तो हमारे यहाँ नवोदय विद्यालय वाराणसी में एक यक्स नवोदय फाउंडेशन करके संस्था काम करती है, जो कोचिंग है, कोचिंग यक्स नवोदय फाउंडेशन को चलाती है, जिसमें अलग अलग जगहों से बच्चों को ला करके यहाँ पढ़ाया जाता है इसी कैंपस में। जबकि सीबीएसई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि हम नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय के अंदर हम कोचिंग नहीं चला सकते। तो कोचिंग वालों ने एक नया रास्ता अख्तियार किया है, जो फाउंडेशन बना करके यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं। तो उनके जो टीचर आते हैं अलग होते हैं, वो 4-5 टीचर आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के। तो उनसे बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं रहता, और वो जो बच्चे होते हैं वो भी किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं होते हैं। जिसे 2 तरह की एजुकेशन पॉलिसी चल रही है। बिल्कुल दिनेश जी, ये मतलब किस तरह से सरकार इन संस्थाओं को खुली छूट दे रहा कि जी ये लो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करो, आपको जो भी करना है। मतलब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है जी एजुकेशन मतलब कोचिंग सिस्टम को तो सरकार एनकरेज कर ही रही है, और फिर एक सबवर्सिव तरीके से इस तरह की एंट्री भी कर ही रही है। अब कुछ समय में यही हो जाएगा कि वो मतलब ये तो काफी स्कूल्स में एक्चुअली होने लगा है। काफी सारे शहरों में साथी बताते हैं कि इस तरह काम चलता है कि सुबह स्कूल चलता है और शाम को वहां पर कोचिंग भी चलता है सरकारी स्कूलों में। और कई कई जगहों पर सरकार ने खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोल रखे हैं या खोलने का प्लान है। तो ये बताता है कि किस तरह से प्राइवेटाइजेशन को पूरी तरह से अब बढ़ावा। इस तरह की कोचिंग इलाहाबाद, बनारस, रांची और नालंदा 4 जगह अभी फिलहाल चल रही है। और जिसमें जो बच्चे आते हैं वो अलग अलग जगहों से आते हैं, तो वो किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनको अलग पढ़ाया जाता है। दूसरा कि जब छुट्टियां हो जाती हैं, बाकी बच्चे छुट्टी घर चले जाते हैं, वो नहीं जाते हैं, वो रहते हैं कैंपस के अंदर ही। बिल्कुल इसका बिल्कुल विरोध करना चाहिए, और इस पूरे मतलब दरअसल इस पूरे कोचिंग कल्चर को हटाने की जरूरत है। लेकिन एक शुरुआती स्तर पर ये जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका इस तरह से जो गैर इस्तेमाल हो रहा है, इसके खिलाफ बिल्कुल हमें आवाज उठानी चाहिए। पर्सनल लेवल पर सर हमने अलग अलग अपने डिपार्टमेंट को बहुत सारे पत्र लिख लिए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हमने इस मामले में एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात किया, लेकिन वो कहते हैं कि आप पहले अपने कमिश्नर से बात करिए, उनके लेवल बात करिए, अपने लेवल बात करिए। मतलब जिसे सुनना ही नहीं चाहते वे लोग। और हम लेटर भेजते हैं तो हमारे डिपार्टमेंट के लोग जो है उसको अनसुना करके रख देते हैं या ध्यान ही नहीं देते। इस तरह की बातें हैं, क्योंकि ये तो मिली भगत से चल रही है सर। हाँ महेश, आपका सवाल आप टाइप करना चाहेंगे या आप पूछ भी सकते हैं। एक सवाल है कि व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द वर्क डन बाय एनबीएस लाइक रनिंग अ लाइब्रेरी। ये रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म वर्क है। तो लाइब्रेरी एनबीएस लाइब्रेरी कोई जन सेवा के लिए गरीबों को पढ़ाने के लिए इस भाव से नहीं कर रहा। वो लोगों के बीच में सही विचार ले जाना चाहता है। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के विचार ले जाना चाहता है, प्रगतिशील विचार ले जाना चाहता है। तो इस मकसद से एनबीएस काम कर रहा है। तो इसलिए उसको रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म वर्क कहा जाएगा।
यश और अमन, यश आप पहले अपना सवाल पूछ सकते हैं या फिर टाइप भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है। सर, मेरा अच्छा। आवाज आ रहा है? हाँ। मेरा सवाल एक था सुप्रीत से कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको मुझे आइडेंटिफाई करने में तकलीफ, मतलब चैलेंजिंग लग रहा है कि उनको रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाए कि एनजीओ में रखा जाए, क्योंकि शायद वो दोनों फ्रंट पे काम कर रहे हैं और ओपनली रेवोल्यूशनरी शायद नहीं है, या इतना बड़ा रेवोल्यूशन या इतना बड़ा क्रांति नहीं लाने वाले कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसको थ्रेट लगता है उससे। तो मेरा सवाल यही था कि लाइक एक एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आंका जाए कि क्या बोलते हैं वो एनजीओ है कि नहीं है, और परफेक्ट हो सकता है कि लाइक कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस सब में होंगे, और कुछ कुछ लोगों में कॉन्ट्राडिक्शंस कम होंगे, कुछ में बहुत ज़्यादा होंगे, पर लाइक हाउ डू यू आइडेंटिफाई, कैसे पता चलता है कि कोई जो काम कर रहा है वो सही में लोगों के हितों के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसमें मैं की बात रखूँगा, बाकी साथी भी जोड़ दे कुछ छूट रहा है तो। मुझे लगता है 2 सवाल पूछने चाहिए कि एक इस संस्था की फंडिंग कहाँ से आ रही है? कोई भी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो किसी तरह का इंस्टीट्यूशनल फंडिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब वो किसी भी फाउंडेशन से या सरकार से कोई ग्रांट लेना या फिर किसी कॉर्पोरेट से फंडिंग लेना, ये सारी चीज़ें नहीं करेगा। तो अगर उसका फंडिंग पूरी तरह से लोगों के दम पर चल रहा है, अगर वो लोगों से जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस जुटाकर, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस जुटाकर काम कर रहा है, तभी वो रेवोल्यूशनरी हो सकता है। और दूसरा, क्या वो जो काम कर रहा है वो नव उदारवादी नीतियों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? तो अगर हाँ, तब वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फंडिंग सोर्स वो एक एनजीओइट ऑर्गेनाइजेशन ही बन जाएगा। लेकिन अगर वो लोगों के हक अधिकारों के लिए जेन्युइनली काम कर रहा है, लोगों के आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहा है, लोगों के लिए चेतना को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो मुझे लगता है अगर ये सारी चीज़ें वो कर रहा है और उसका फंडिंग पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी इंस्टीट्यूशनल सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं है, तब उसको क्रांतिकारी कहा जा सकता है, ऐसे मुझे लगता है। एक और पैरामीटर ये भी हो सकता है कि जैसे वो अपने काम में क्या ये रिफॉर्म वर्क के कन्फाइंस में काम कर रहे हैं, या जो भी फॉर एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो जैसे सिस्टम जैसे चल रहा है उस कन्फाइंस को तोड़कर सिस्टम को एक्सपोज करने की काम भी कर रहे हैं साथ साथ, या नहीं, ये भी एक और पैरामीटर हो सकता है रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म वर्क और एनजीओ को डिफरेंशिएट करने के लिए। जैसे पॉलिटिकली अवेयरनेस उनके काम के थ्रू जा रहा है, उस सिस्टम जो काम the working of the system, if it's exposing the working of the system. अगर किसी और कोई और सवाल नहीं है तो सेशन को यहाँ खत्म कर सकते हैं। अरविंद, आप बात रख सकते हैं। अरविंद ने हाथ उठाया है। हाँ, इसमें नौजवान भारत सभा जो क्रांतिकारी सुधार कार्य के तहत पढ़ाने का या इस तरह के काम करता है, तो उसके 2 पहलू हैं। उसका एक पहलू तो ये है कि हमें लगता है कि जो ज्ञान विज्ञान हम तक पहुंचा है वो मेहनत का जनता की बदौलत ही पहुंचा है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको उस आबादी तक लेके जाएं जिस तक उसकी आज पहुंच नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, साथी ने सही बात बोली है, ये एनबीएस जो क्रांतिकारी सुधार कार्य करता है तो उसका मकसद हम पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम उस आबादी को संगठित करते हैं। आसपास स्कूल की व्यवस्था कैसी है, वहाँ स्कूल में टीचर्स हैं नहीं है, और हम उनके माँ बाप को और उन बच्चों को भी ये कोई वहम नहीं पालते हैं कि हम उनको वर्णमाला सिखा देंगे और पढ़ना लिखना सिखा देंगे, उससे उनका कुछ भला हो जाएगा। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हम ये जाहिर करते हैं वहां पर। दूसरा, जो सरकार की
जवाबदेही बनती है। तो उसके लिए हम उनको संगठित करने का काम करते हैं। उस आबादी को, जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उनके माँ बाप को मिलते हैं लगातार और उनको आसपास जिस स्कूल में भी उनके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ के हालात किस तरह के हैं, उनको किस तरह से बदला जाए, इस तरफ उनको संगठित करने का काम करते हैं। तो एनबीएस जो क्रांतिकारी सुधार कार्य करता है, चाहे वो पढ़ाने का है, चाहे और दूसरे जो भी काम है, हम उसके लिए किसी भी प्रकार की संस्थागत फंडिंग नहीं लेते हैं, ना सरकार से लेते हैं, ना किसी कॉरपोरेट से लेते हैं, ना किसी नेता से लेते हैं। तो इस रूप में नौजवान भारत सभा के सुधार कार्य अलग हैं दूसरे जो सुधारवादी या एनजीओ के तरीके से जो गतिविधियां होती हैं उनसे। ठीक है, आज का सेशन यही खत्म करते हैं।